ऑलराइट गाइस, चलो शुरू करते हैं हम लोग मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर का धमाकेदार धुएंधार रिवीजन। मैं आप लोगों के चैट्स नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं फुल स्क्रीन में पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों के चैट्स मेरे को नहीं दिखेंगे। अगर आगे चल करके किसी भी तरह का लैग आएगा तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पर अपन लोग रिवीजन शुरू करेंगे बेटा, रिवीजन शुरू करेंगे दोस्तों। इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बाद में अगर आपको लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए अलग से रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा अगर वीडियो जो है लाइव वो बहुत खराब गया है। चलो सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम लोग रिवीजन। सर क्या चैप्टर रिवाइज करने वाले बेटा आज अपन रिवाइज करने वाले मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। बोलो कौन सा चैप्टर? मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। सर ये चैप्टर शुरू होता है सेक्शन नंबर 173 से और खत्म होता है 195 पे। 173 से शुरू होता है और 195 पे खत्म होता है दोस्तों, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। सर सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे नोट से पढ़ाता हूं, मेरी बात सुनो। नोट्स में अपन लिख लिख करके पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें अपने को वैसे ही याद हो जानी है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो दोस्तों, दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो दोस्तों। सबसे पहले सेक्शन 173 क्या कहता है? 173 बात करता है बोर्ड के मीटिंग के बारे में। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अच्छा सुनो, अगर आपको बुक से प्लेन रीडिंग चाहिए तो इसका अलग रिवीजन वीडियो भी एक बार जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में डाला था वो काम आ जाएगा। पर मैं नोट से पिछली बार मैंने चैप्टर 1 का रिवीजन करवाया था, तुमको मजा आया था, तो मैं नोट्स में ही रिवीजन करवाऊंगा। पूरा आपका पाई टू पाई आपके नोट से मैच होगा। मेरी बात सुनो, सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर आप चाहो तो अगर एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग करना होता है। उसके बाद उसको हर साल 4 बोर्ड मीटिंग करना होता है। हर साल लॉ में लिखा है सर, साल का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है। ये किसने बताया? ये हमारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ने बताया। तो उन्होंने बोला 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, लेकिन 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 दिन का गैप होगा। 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। उसके बाद सर इन्होंने क्या कहा? सेक्शन 8 कंपनी के अलग नखरे थे, तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमको एक्सेप्शन बनाना पड़ा और सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमने बोला एवरी 6 कैलेंडर मंथ में उनको एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, बस। बाकी और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। हर 6 महीने में, हर 6 कैलेंडर मंथ में इनको क्या करना पड़ेगा? एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। सर ये बेसिक आपका बोर्ड मीटिंग का सबसेक्शन 1 था। उसके बाद सर आप कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने के लिए आते हो सबसेक्शन 5 में, जिसमें इन्होंने 4 कंपनी की बात की है। 1 पर्सन कंपनी जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्टर है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी जो अपने आप को स्टार्टअप की तरह रजिस्टर करवा रखी है। ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप की तरह रजिस्टर करवा रखी है और जो सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस करती है। सर ये 4 कंपनी को हमने क्या बोला? बेटा देख, तेरे से ना साल में 4-4 बोर्ड मीटिंग हो नहीं पाएगा, तो तू एक काम कर, ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में तू कर क्या कर? एक बोर्ड मीटिंग कर ले, ईच हाफ में एक बोर्ड मीटिंग कर ले। पर ये ध्यान रखना, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 90 डेज का। मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम तुम देख लो, पर मिनिमम कितना दिन का गैप होना चाहिए? 90 डेज का। और देखो ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। सर ये सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 था। सर मैं देखता जाऊंगा यहाँ पे नोट से, ताकि कुछ और पॉइंट छूटे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। उसके बाद सर अगर एक 1 पर्सन कंपनी है, अगर एक 1 पर्सन कंपनी है जिसका 1 पर्सन कंपनी अगर है जिसका क्या है? 1 पर्सन कंपनी जिसका एक से कम डायरेक्टर है ना, या एक डायरेक्टर है ना, उसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्या डायरेक्टर के लिए बोर्ड मीटिंग अटेंड करना जरूरी है? बेटा सुनो, हाँ जी हाँ, हर डायरेक्टर के लिए बोर्ड मीटिंग अटेंड करना वैसे डायरेक्टली तो जरूरी नहीं लिखा है, पर अगर आप 12 महीने तक अगर अटेंड नहीं करोगे ना, 167 में आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। तो हमने बोला देख यार कर ले, वैसे तो करने के लिए तो तेरे को बोर्ड बना डायरेक्टर बनाया गया है। दूसरा सर, कोविड के लिए रिलैक्सेशन आया था एक पीरियड में, जो गैप था वो 120 डेज की जगह इन्होंने बढ़ा करके 180 डेज कर दिया था। सर अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, पर आपके क्वेश्चन बैंक में 1-2 क्वेश्चन दिख जाते हैं जिसमें 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। उसके बाद सर दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि आप जो बोर्ड मीटिंग है ना, बोर्ड मीटिंग आप 3 तरीके से अटेंड कर सकते हो। इन पर्सन कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो, या ऑडियो विजुअल मीन से भी कर सकते हो। सर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स मतलब क्या? कोई भी ऐसा मीन्स जो आपके पार्टिसिपेशंस को रिकॉर्ड कर सकता है, और दूसरा जो आपके प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है उनको रिकॉर्ड करके आइडेंटिफाई भी कर सकता है, और जो प्रोसीडिंग्स है ना उनको रिकॉर्ड करके स्टोर भी कर सकता है। अगर ये 2 चीज करने के लिए कोई केपेबल है ना, तो उसको ऑडियो विजुअल मीन्स बोलेंगे। मतलब सर कौन कौन मीटिंग में आया है उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और प्रोसीडिंग्स को पूरा रिकॉर्ड करके स्टोर कर पा रहे हो, तो ये एक वैलिड ऑडियो विजुअल मीन्स है। अब सर मेरी बात सुनो, लॉ ने ये कहा कि कंपनी को ना नेसेसरी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेसेसरी अरेंजमेंट, ताकि एक डायरेक्टर जो है ना मीटिंग को
को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर पाए। कौन करेगा सर? कंपनी करेगा। कौन करेगा? कंपनी करेगा नेसेसरी अरेंजमेंट। उसके बाद सर हमने कहा कि कंपनी के चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी के दो के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। सर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं? आईएफआरएस डीएचएस, आईएफआरएस डीएचएस। सर यहां से पढ़ेंगे आईएफआरएस डीएचएस क्या है। सर आईएफआरएस मतलब क्या? आपको रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा किस चीज का, कि मीटिंग का इंटेग्रिटी खराब नहीं होना चाहिए, और इंटेग्रिटी के लिए आपको सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारे फैसिलिटीज दे रहे हो। आईएफ फैसिलिटीज क्या चीज के सर? ये फैसिलिटीज आप दे रहे हो ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके। आईएफआर, आर आपको सर रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रोसीडिंग्स, क्योंकि रिकॉर्ड करके आप उसके मिनट्स बनाओगे। एस आपको स्टोर करना पड़ेगा। कब तक स्टोर करोगे सर? जब तक आपका कम से कम उस साल का ऑडिट नहीं खत्म हो जाता, जब तक उस साल का ऑडिट कम से कम नहीं खत्म हो जाता। आईएफआरएस हो गया सर। डीएचएस, डी कैसे? डायरेक्टर, डायरेक्टर जो कंसर्न डायरेक्टर है ना, उसके अलावा मीटिंग कोई और अटेंड नहीं कर रहा है, पर सर अगर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है ना, तो वो हेल्प के लिए मांग सकता है। और सर लास्ट एचएस मतलब आप एक दूसरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, इस चीज को इंश्योर करेगा कौन? आपका चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी। चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी जो है इस चीज को इंश्योर करेगा और आगे बढ़ेगा। सर ये क्या हो गया? आपका आईएफआरएस डीएचएस हो गया। उसके बाद सर जो मीटिंग का नोटिस होगा उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी आपको ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या दे रही है, आपको सपोर्ट दे रही है। सर रोल कॉल की बात करते हैं। रोल कॉल मतलब क्या? जैसे हम लोग खेलते थे नेम प्लेस थिंग एनिमल, वैसे ही जब आप मीटिंग में आओगे ना, सबसे पहले चेयरपर्सन आप लोगों से रोल कॉल करवाएगा। मतलब एक एक जन को खड़े होकर के खड़े होकर के मतलब एक एक जन को क्या करना पड़ेगा? नेम बताना पड़ेगा। उसको प्लेस मतलब कौन से लोकेशन से अटेंड कर रहा है वो बताना पड़ेगा। थिंग मतलब उसको सारा एजेंडा और बाकी सारे आइटम्स मिल गए कि नहीं वो बताना पड़ेगा। और एनिमल मतलब क्या? एनिमल मतलब सर गंदा सा बनाया था मैंने कि आपके अलावा कमरे में और कोई नहीं है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा रोल कॉल में। उसके बाद सर कोरम देखा जाएगा मीटिंग का। चेयरपर्सन देखेगा मीटिंग का कोरम हुआ है कि नहीं। और अगर उसके बाद चेयरपर्सन को लगता है नहीं बेटा कोरम नहीं हुआ है, तो वो अगर कोरम हो गया तो वेरी गुड, तो वो क्या करेगा? डिक्लेयर कर देगा कि कोरम हो गया है, और साथ साथ में वो लोगों का नाम भी बता देगा जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, और उनका नाम भी बताना आपको पड़ेगा। उसके बाद सर एक अगर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहे हैं, क्या उसको कोरम में गिनेंगे? जी हां सर, उनको बिल्कुल कोरम में गिनेंगे। आजकल तो वीसी का ही जमाना है। सर वेन्यू क्या होगा मीटिंग का? आपको पता है ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। सर वेन्यू क्या होगा मीटिंग का? जो भी वेन्यू आप अपने नोटिस में लिखोगे उसको मीटिंग का वेन्यू माना जाएगा। सर स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। साइन ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर। सर स्टैट्यूटरी रजिस्टर को कैसे साइन माना जाएगा? अगर डायरेक्टर ने ड्यूरिंग द कॉल अपना कंसेंट दे दिया और कंसेंट जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, तो हम लोग मान लेंगे कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है और आपका स्टैट्यूटरी रजिस्टर साइन हो गया, ऐसा डीम भी कर लिया जाएगा। उसके बाद सर डायरेक्टर कुछ भी बोलना चाहता है तो सबसे पहले अपने आपको आइडेंटिफाई करेगा। सर अगर कोई मोशन में ऑब्जेक्शन आया, मोशन में मतलब क्या? कोई बिजनेस में कोई रेजोल्यूशन में ऑब्जेक्शन आया है, तो चेयरपर्सन क्या करेगा? एक एक जन का नाम बुलाएगा और उनका वोट मांगेगा। सर एक एक जन का नाम बुलाएगा और उसका वोट मांगेगा, और जब बाद में रेजोल्यूशन हो जाएगा ना, तो समरी ऑफ डिसीजन अनाउंस करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर डायरेक्टर्स कौन कौन थे। समरी ऑफ डिसीजन और डिसेंटिंग डायरेक्टर्स कौन कौन थे ये भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या बोला मैंने? मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। क्या बोला मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के बारे में? आपका मीटिंग खत्म हो गया, आपको ड्राफ्ट मिनट्स बनाने पड़ेंगे। सर ये ड्राफ्ट मिनट्स कितने दिन के अंदर बनाओगे? 15 दिन के अंदर। उसके बाद सारे मेंबर्स को, सारे डायरेक्टर्स को भेज देना। सारे डायरेक्टर्स, सिर्फ वो डायरेक्टर्स नहीं जो मीटिंग में आए थे, सारे डायरेक्टर्स को भेज देना, और उनको 7 दिन का टाइम देना। 7 दिन या जैसा टाइम बोर्ड को ठीक लगे, वो 7 दिन के अंदर उनको क्या बताना पड़ेगा? अगर उनको मिनट्स के एक्यूरेसी को लेकर के कोई पॉइंट्स है, यार ये तुमने गलत कर दिया, ये सही कर दिया, तो वो 7 दिन के अंदर बता देना। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर मिनट्स बुक साइन होकर के आपको मिनट्स साइन होकर के मिनट्स बुक में चले जाएंगे। सर कितना दिन आपको मिला? 7 दिन। पर 7 दिन में कौन बताएगा सर? सिर्फ वो डायरेक्टर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट है। ड्राफ्ट मिनट्स जाएगा सारे डायरेक्टर्स के पास, पर उसमें ज्ञान कौन देगा? ज्ञान कौन देगा? सर मैं ये मौत को चक से छू करके वापस आ जाता हूं, किसी दिन छूट ना जाए मेरे से। मेरी बात सुनो सर, ये ज्ञान कौन देगा? ये ज्ञान सिर्फ वही डायरेक्टर्स देंगे जो मीटिंग अटेंड किए थे, उसके अलावा कोई भी डायरेक्टर नहीं देगा। समझे क्या? क्या कहा मैंने? जिन लोगों को जम रहा है,
तुम लोग लाइक जरूर कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहा सर मैंने? उसके बाद सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, सर 173 सबसेक्शन 3 ये कहता है नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। क्या कहता है? नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। सर नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या आपको नोटिस भेजना पड़ेगा? सर नोटिस किसको भेजोगे? ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ। सर नोटिस जो है ना सारे डायरेक्टर्स को जाएगा। किसको? सारे के सारे डायरेक्टर्स को। एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग नोटिस एक तो राइटिंग में होगा, 7 दिन पहले जाएगा, सारे डायरेक्टर्स को जाएगा। सर कहां पे भेजोगे? उनके रजिस्टर्ड एड्रेस में भेजोगे, चाहे वो इंडिया में क्यों ना हो या इंडिया के बाहर क्यों ना हो। उसके बाद सर नोटिस भेजोगे कैसे? या तो हैंड डिलीवरी करवा दो, या फिर पोस्ट से भिजवा दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से भिजवा दो। सर क्या मैं शॉर्टर पीरियड का नोटिस भेज सकता हूं? जी हां भेज सकते हो, लेकिन दो कंडीशन मीट होना चाहिए। सबसे पहला अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो, और दूसरा कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर रहा है। पर सर अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं आया ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो मीटिंग हुआ ना उसका मिनट्स सारे डायरेक्टर्स में सर्कुलेट कर दो, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रैटिफाई करवा लो, मतलब अप्रूव करवा लो, और आपका काम हो गया। पर सर अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है तो बात ही क्या है? फिर तो अर्जेंट बिजनेस को बुला लो, तुम्हारा शॉर्टर पीरियड वाला नोटिस वैलिड माना जाएगा। सर ये अर्जेंट बिजनेस लॉ में डिफाइंड है क्या? नहीं सर, इट इज ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिकल सिनेरियोस। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, आप जब मीटिंग का नोटिस भेजोगे ना, उसमें आपको नोटिस में लिखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी आपको ऑडियो विजुअल मीन से भी पार्टिसिपेट करने का क्या देती है? फैसिलिटी देती है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, यू विल हैव टू कम्युनिकेट योर इंटेंशन प्रायर इंटीमेशन, मतलब पहले से बताना पड़ेगा ताकि हम आपके लिए अरेंजमेंट कर सके। अब सर एक और इन्होंने ऑप्शन दिया, आप कैलेंडर ईयर के स्टार्ट में भी ये बता सकते हो कि पूरे कैलेंडर ईयर में क्या करूंगा, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा। इस तरह का आप क्या कर सकते हो? इंटीमेशन भी दे सकते हो, जो इंटीमेशन 1 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन उसके बाद ऐसा इंटीमेशन देने के बाद अगर आपका मूड कर गया कि आज मैं जाके फिजिकल मीटिंग में बैठेगा, तो तुम जाके बैठ सकते हो, लेकिन उसके लिए भी सफिशिएंटली एडवांस में इंटीमेट कर देना ताकि तुम्हारे लिए सीट अरेंज हो जाए। समझ रहे हो सर? मतलब बेसिक है, तुमको बताएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आना है, आ जाओ, इंटीमेशन दे देना। अगर तुमको चाहे तो साल के शुरू में इंटीमेशन दे देना पूरे साल का, और इंटीमेशन देने के बाद भी अगर तुमको लगता है नहीं यार ये वाला मीटिंग तो मैं फिजिकली अटेंड करूंगा, तो वो चीज भी आप क्या कर सकते हो? लिख करके बता सकते, आप प्रायर इंटीमेशन से बता सकते हो। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, सेक्शन 173 सबसेक्शन 4। चलो गाइस, चलो भाई शुरू करते हैं वापस से। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था, मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा सर, नोटिस के बारे में हमने ये पढ़ा कि अगर नोटिस भेजने में आपकी फेलियर हो जाए ना, अगर फेलियर हो जाए ना नोटिस भेजने में बेटा, तो आपको कितने की पेनल्टी देनी पड़ेगी? 25,000 की। दोस्तों मेरे साथ साथ कमेंट में बोलो कितने की पेनल्टी देनी पड़ेगी? 25,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद सर नोटिस भेजेगा कौन? मेरी बात ध्यान से सुनो, नोटिस भेजेगा कौन? सर ये नोटिस जो है ना, ये आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयर कंपनी सेक्रेटरी भेजेगा, या कोई भी पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा है। सर नोटिस कैसे? ईमेल से भेज सकते हो क्या? अरे बिल्कुल भेज सकते हैं ना, हैंड डिलीवरी, कुरियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से। सर मीटिंग का एजेंडा भेजना जरूरी है क्या? सर मीटिंग का एजेंडा भेजना जरूरी नहीं है। लॉ कहता है वैसे तो जरूरी नहीं है, पर एज अ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आप भेज सकते हो। पर सर अपने को भी पता है आगे चल के एक जगह आती है जहां पे एजेंडा भेजना जरूरी हो जाता है। उसके बाद सर अगर आपने किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर आपने किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा तो क्या होगा सर? डायरेक्टर को नोटिस नहीं भेजा तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं सर, आपका जो मीटिंग है ना वो वॉइड हो जाएगा, और जो रेजोल्यूशन है वो इनवैलिड हो जाएगा अनलेस रैटिफाइड बाय द डायरेक्टर। और सर उसके बाद नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग। सर नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग मतलब क्या? सर नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग मतलब क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग मतलब अगर आपका मीटिंग एडजर्न हुआ है तो क्या नोटिस भेजना जरूरी है? बेटा देखो, एडजर्न मीटिंग इज नथिंग बट नियरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग। तो ओरिजिनल मीटिंग ही चल रहा है तो वैसे तो नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, पर दो एक्सेप्शन है। अगर मीटिंग जो एडजर्न हुई है वो सीनेट आई एडजर्न हुई है, या एओए में लिखा हुआ है कि आप एडजर्न मीटिंग का नोटिस भेजोगे, तो आपने ही उड़ता तीर अपने में लिया है तो आपको भेजना पड़ेगा, बट अदरवाइज आपको भेजना नहीं पड़ेगा। कौन से दो केस में भेजना पड़ेगा? अगर एओए में लिखा है भेजेंगे, और दूसरा मीटिंग सीनेट आई मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए एडजर्न हुई है। सर क्या क्या अगर सामने वाले डायरेक्टर ने बोला मेरे को नोटिस की कोई जरूरत नहीं है, तुमको भेजने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या तुम भेजने से बच जाओगे? नहीं सर, सामने वाला अपना राइट्स वेव ऑफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ड्यूटीज को वेव ऑफ कर सकते हो, आपकी नोटिस तो भेजना पड़ेगा। सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर के केस में नोटिस क्या दोनों को दिया जाएगा? हाँ सर, नोटिस हर किसी को दिया जाएगा, ओरिजिनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर,
इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबको नोटिस जाएगा। सर क्या नोटिस इंडिया के बाहर भी भेजा जाएगा? हाँ सर, अगर कोई डायरेक्टर का एड्रेस इंडिया के बाहर है तो इंडिया के बाहर भी जाएगा। सर क्या आप सिर्फ ऑडियो मोड से, क्या आप ऑडियो मोड से मीटिंग कर सकते हो? ना जी ना सर, मीटिंग करने के लिए आपको वीडियो की भी जरूरत है, ऑडियो विजुअल दोनों चाहिए। सिर्फ ऑडियो से मीटिंग नहीं हो सकती, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे मीटिंग करने की मत सोचना। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? उसके बाद मैंने ये कहा सेक्शन 174, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो सर। सेक्शन 174 सबसे पहले कहते हैं कोरम क्या होगा इन केस ऑफ अ कंपनी, व्हाट विल बी द कोरम। मेरे को बताओ सर, आपके हिसाब से कोरम क्या है? कोरम विल बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 2 मेंबर्स whichever is higher 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 2/3। पर सर सेक्शन 8 कंपनी के केस में इन्होंने कोरम क्या बोला? 25% ऑफ द मेंबर्स और 8 मेंबर्स whichever is लोअर। सेक्शन 8 कंपनी का एक एक्सेप्शन है सर, बोले 25% ऑफ मेंबर और 8% whichever is लोअर। लेकिन सर कोरम में मैं आपको एक बात बताऊं, कोरम जो है मीटिंग के शुरू में होना चाहिए कि थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए? बेटा कोरम थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए। सर यहाँ पे जो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ले रहे हो, इसमें टोटल नंबर में किसी को एक्सक्लूड करोगे क्या? नहीं सर, किसी को एक्सक्लूड नहीं करोगे, पर अगर कोई डायरेक्टर की ऑफिस खाली है ना, वेकेटेड है ना, तो उसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं लेना। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? कोरम मीटिंग के शुरू में नहीं देखी जाती, थ्रू आउट द मीटिंग देखी जाती है। और उसके बाद सर 2 केस अलग अलग है। अगर सर जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर है, मतलब कंपनी में जितने डायरेक्टर बचे हैं वो अगर मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट से कम हो गए हैं, जो बचे हुए डायरेक्टर है, तो वो बचे हुए डायरेक्टर क्या कर सकते हैं सर? तो लॉ ने उनको 2 पावर दिया। मान लो अगर एक डायरेक्टर बच गए तो लॉ ने उसको 2 पावर दिया। पहला, या तो तू नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, एक डायरेक्टर, उतने डायरेक्टर अपॉइंट कर ले जितना तेरे को मिनिमम कोरम के लिए रिक्वायर्ड है, कोरम के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना अपॉइंट कर ले। या फिर सर तेरे को हम अकेले डायरेक्टर को पावर दे रहे कि तू जनरल मीटिंग बुला ले, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुला ले। तो सर अगर ऐसा हो गया दैट द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर, द नंबर ऑफ कंटिन्यूइंग डायरेक्टर इज लोअर देन द कोरम रिक्वायर्ड कोरम, देन इन दैट केस द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर विल हैव 2 पावर्स। और सर दूसरा, अगर आपकी कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो टोटल डायरेक्टर के 2/3 से ज्यादा हो गए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा हो गए ना टोटल डायरेक्टर के, तो कोरम क्या होगा सर? फिर कोरम होगा नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग और 2 डायरेक्टर्स whichever is हायर। जितने इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में आए हैं या 2 डायरेक्टर, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आपका कोरम मान लिया जाएगा। हम ज्यादा किचकिच नहीं करेंगे। तो सर आप समझे, 2 स्पेशल केस है, एक अगर कंटिन्यूइंग डायरेक्टर लिमिट के कम हो गए तो क्या, और दूसरा इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर ज्यादा हो गए तो क्या। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? प्राइवेट कंपनी के केस में सर एक बात बताओ, क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो आते हैं मीटिंग में, क्या उनको कोरम के लिए गिना जाता है? सर ये, अच्छा सॉरी, द नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट, यहां पे आएगा नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट। सर मेरे को बताओ, क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में गिना जाता है? नहीं सर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते और उनको कोरम में नहीं गिना जाता है। पर प्राइवेट कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं और कोरम में गिना भी उनको जाता है, उनको गिना भी जाता है। तो प्राइवेट कंपनी एक एक्सेप्शन है सर। उसके बाद अगर एक मीटिंग में कोरम नहीं हुआ तो क्या? तो क्या अगर मीटिंग में कोरम नहीं हुआ ना बेटा, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। पर अगला वीक अगर सर नेशनल हॉलीडे है ना, तो उसका नेक्स्ट सक्सीडिंग डे जो नेशनल हॉलीडे ना हो, उस दिन आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। सर क्या संडे नेशनल हॉलीडे होता है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसी बातें शोभा भी नहीं देती अपने सीए स्टूडेंट्स को। उसके बाद सर मैंने क्या बोला? अगर एक डायरेक्टर बीसी या एबी मोड से पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या उसको कोरम में गिनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल गिनेंगे सर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, एक हायर नंबर ऑफ कोरम बता सकता है। क्या बता सकता है? एक हायर नंबर ऑफ कोरम, मतलब कोरम एक लिमिट से ज्यादा का बता सकता है। समझे क्या? कोरम एक लिमिट से ज्यादा का बता सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यस सर, वी डिड अंडरस्टैंड। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला कि इंटरेस्टेड, आपका कोरम का प्रोविजन बेसिक खत्म हो गया। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ओरिजिनली नेशनल हॉलीडे में मीटिंग रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है सर। आपका एडजर्न मीटिंग नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकता, पर ओरिजिनल मीटिंग नेशनल हॉलीडे में हो सकता है। उसके बाद सर क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कोरम में गिना जाएगा? इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर एक मीटिंग में ऐसा हो गया कि ओरिजिनल डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ गया और ऑल्टरनेट डायरेक्टर वहां पे फिजिकली बैठा हुआ है, तो सर ओरिजिनल डायरेक्टर जहां आ गया ना, वहां ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है। तो ओरिजिनल डायरेक्टर को आप कोरम के लिए गिनोगे और इसी का वोट काउंट होगा। पर सर मान लो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर चला गया बीच में, तो जब चला गया ना, तो उसके बदले में ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कोरम में गिन लोगे। इसका एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 13, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। सर क्या एओए में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन कोरम लिख सकते हैं? मतलब क्या एओए में ऐसा लिख सकते हो कि हमारी कंपनी में टोटल 15 डायरेक्टर है, पर मीटिंग में तो मैक्सिमम 12 ही लोग आ सकते हैं? अरे नहीं सर, मैक्सिमम का कोई कोरम नहीं होता, कोरम हमेशा मिनिमम का होता है। कोरम हमेशा मिनिमम का होता है। उसके बाद सर सेक्शन 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, तक दिनादिन धा, जल्दी जल्दी करेंगे, मेरी बात सुनता जा।
सर सुनो मैंने क्या बोला सर, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन किसको भेजते हो? आप एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाते हो और वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सारे डायरेक्टर्स को भेज देते हो, पर सर सारे डायरेक्टर्स को किधर भेजोगे? आप उनको भेजोगे उनका एड्रेस जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया के बाहर नहीं जाएगा रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सर सारे डायरेक्टर्स को जाएगा। उसके बाद सर कैसे भेजोगे? आप उसको हैंड डिलीवरी भी कर सकते हो, पोस्ट या कुरियर भी करवा सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भिजवा सकते हो। उसके बाद सर जब रेजोल्यूशन जाएगा ना, अगर उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, एंटाइटल्ड टू वोट मतलब सर जिनका हक है, हक विद एच, जिनका हक है, अगर वो लोग वोट कर रहे हैं ना, तो फिर उसको क्या नहीं माना जाएगा? तो फिर उसको क्या मान लिया जाएगा? रेजोल्यूशन पास हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। पर सर सुनो, क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट कर सकते हैं? नहीं सर, सिर्फ एंटाइटल्ड डायरेक्टर वोट कर सकते हैं। अब सर ये तो आपने रेजोल्यूशन भेज दिया ड्राफ्ट में, अब मेरी बात सुनो सर, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट ना रेजिस्टेंस भी आ सकता है। मतलब क्या? अगर 1/3 या उससे ज्यादा, अगर 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर ने ये बोला चेयरपर्सन को जाकर के कि ना जी ना, ये तुम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कैसे कर रहे हो, ये तो बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, तो सर चेयरपर्सन बाउंड हो जाएगा क्या करने के लिए? उसको बोर्ड मीटिंग में वो रेजोल्यूशन रखने के लिए। लेकिन सर ये जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो ना, ये रेजोल्यूशन पास होने के पहले करना, उसके बाद मत करना। और सर लास्ट में ये जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अगर पास हो गया ना, तो जो आपका अगली बोर्ड मीटिंग होगा उसके मिनट्स में जरूर इंक्लूड करवा लेना, क्योंकि ये तो अलग से हुआ था ना, ये तो कोई मिनट्स में नहीं गया। तो इसके बाद जो तुरंत बाद बोर्ड मीटिंग होगा, तो आप बता देना हमने एक रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन किया था और उसको मिनट्स में इंक्लूड करवा देना। अब सर मैं आपको बात बताऊं, ये जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है ना, ये सिर्फ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो होता है ना, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं है, ये ऑडिट कमेटी, एनआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। उसके बाद सर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अलाउड ही नहीं है। मैंने आपको होल्ड करवाया था, अभी सुनो तुमको कैसे समझ आएगा। देखो कुछ सेक्शंस हैं जहां रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अलाउड ही नहीं है, बोर्ड मीटिंग में ही आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जैसे कि सर सबसे पहला 161(4) में आप कैजुअली वैकेंसी भर रहे हो, 179 में पावर ऑफ द बोर्ड में इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, लोन गारंटी सिक्योरिटी हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, ये सब आपको कहां पे करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग में। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अलाउड है ही नहीं। सर 176 डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्या हुआ, अगर आपने एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट करने के बाद में कभी पता चला 1 साल 2 साल बाद कि उसका जो अपॉइंटमेंट था ना, वही डिफेक्टिव था, अनइंटेंशनल था पर डिफेक्टिव था, तो जब वो अपॉइंट हुआ से लेकर के जब तक डिफेक्ट के बारे में पता चला, उस फेज में उसने जो भी काम किया ना, वो वैलिड रहेगा, उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे। पर जब उसको पता चल गया डिफेक्टिव था, उसके बाद जब उसने काम किया ना, तो वो सारे काम को क्या मानेंगे? इनवैलिड मानेंगे। तो सर जब उसको पता नहीं था तब तक सारा काम वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा। पर सर बस इतना ही प्रोविजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब सर ऑडिट कमेटी की बात करते हैं। ऑडिट कमेटी देखो, मैं तुमको मेरे वन नोट में रिवाइज करवाता हूं, सुनो। सर ऑडिट कमेटी के बारे में सेक्शन 177 कहता है, सर सबसे पहला ऑडिट कमेटी का प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है? तो मैंने कहा सुन भाई, जिसको 149 सबसेक्शन 4 का प्रोविजन एप्लीकेबल है ना, उसी को ऑडिट कमेटी अप्लाई करवा देना। मतलब क्या सर? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और बोरिंग्स जो है, आउटस्टैंडिंग लोन वेंचर बोरिंग्स जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, तो जाके उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर सर ये इनको एप्लीकेबल होगा, पर 3 कंपनी को कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी। उसके बाद सर अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक अगर आप लोग कोई भी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हो ना, तो आपको ये ऑडिट कमेटी का प्रोविजन भी अप्लाई होना बंद हो जाएगा। सर सेम वही बात जो हमने 149(4) में करी थी। दूसरा सर ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, कौन कौन आएगा ऑडिट कमेटी में? मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉ ने कहा बेटा मिनिमम 3 डायरेक्टर तो चाहिए, उसमें से हमको मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट चाहिए। कितने? मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट चाहिए। अच्छा सर मेजॉरिटी मतलब अगर आपकी कंपनी में 6 डायरेक्टर है, अगर आपकी ऑडिट कमेटी में 6 डायरेक्टर है, तो 4 इंडिपेंडेंट चाहिए, 3 नहीं 4 इंडिपेंडेंट चाहिए। उसके बाद सर इन्होंने कहा मेजॉरिटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शुड हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको पढ़ना लिखना आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद सर ऑडिट कमेटी काम क्या करेगी? सर वो काम करेगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस के थ्रू बताया। किसके थ्रू बताया है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस के थ्रू बताया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के थ्रू बताया है। सर क्या काम बताया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के थ्रू? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के थ्रू सबसे पहला आपको याद होना चाहिए, सर इसका शॉर्टकट मैंने बताया था, अ सेफ आरपीटी। सबसे पहला सर ऑडिटर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, ऑडिटर से रिलेटेड क्या पॉइंट्स बेटा? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन हो गया, और उसके अपॉइंटमेंट का जो भी टर्म्स है, ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको? आपका ऑडिट कमेटी बताएगा। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद सर उसका ऑडिट जो है वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, और वो इंडिपेंडेंट रह रहा है कि नहीं, ये दोनों चीजें कौन चेक करेगा? सर आपका ऑडिट कमेटी चेक करेगा। और बाद में जब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट दे दिया ना, उसको एग्जामिन कौन करेगा? वो भी ऑडिट कमेटी करेगा। तो मैंने बोला था सर ऑडिटर को स्टार्ट करवाना, उसका काम करवाना और खत्म करवाना, तीनों किसका काम होगा? ऑडिट कमेटी का काम। ये हो गया A3। एक बार सर उसके बाद
सेव कर लेते हैं। सर सेव क्या कहते हैं? एस अगर आप क्या करना चाह रहे हो, स्क्रूटिनी ऑफ एनी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और इन्वेस्टमेंट। ए अगर आप क्या करना चाह रहे हो, सर मेरे से थोड़ा थोड़ा आगे चलो ना। एस क्या है? स्क्रूटनी। ए क्या है? असेट्स का वैल्यूएशन, अगर आप वैल्यूएशन करवा रहे हो तो। एफ क्या है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का इवैल्यूएशन। और ई एंड यूज ऑफ द फंड्स, अगर आपने कोई पैसा उठाया है उसका एंड यूज को कौन मॉनिटर करता है? ऑडिट कमिटी। फिर से सर सुन लो, स्क्रूटनी किस चीज का? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स या इन्वेस्टमेंट का। ए असेट्स, आपके असेट्स का वैल्यूएशन, असेट्स या इन्वेस्टमेंट का। एफ क्या है? इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का क्या इवैल्यूएशन। और ई क्या है बताओ ना दोस्तों, ई लास्ट में क्या है? ई आपका क्या है बताओ मेरे को। सर अगर आप एंड यूज का मॉनिटर का, पब्लिक का से जो पैसा लिया उसका एंड यूज कौन मॉनिटर करेगा? आपका ऑडिट कमिटी करेगा। उसके बाद सर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि ऑडिट कमिटी ना सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा। और तो और सुनो, अगर उसको जमेगा ना तो वो ओमनीबस अप्रूवल भी दे देगा। क्या दे देगा? ओमनीबस अप्रूवल भी दे देगा। पर मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर ऑडिट कमिटी ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं किया और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 188 वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको बोर्ड को रेकमेंड करोगे कि भाई मैं तो अप्रूव नहीं कर रहा हूं, पर तू देख ले, तेरे को अप्रूव करना है तो कर ले वरना मत कर। अब सर अगर ऐसा हुआ कि कंपनी ने अगर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया पर ऑडिट कमिटी का अप्रूवल बिना लिए, तो लॉ ने कहा 3 महीने के अंदर क्या करवा ले? रेटिफाई। सर अगर 3 महीने के अंदर रेटिफाई नहीं होता है ना, तो ऑडिट कमिटी इसको के ऑप्शन पे ये क्या रहेगा? वॉइडेबल। इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमिटी। एंड इनफैक्ट जो डायरेक्टर ने ये ऑथराइज किया था या डायरेक्टर जिसकी वजह से रिलेटेड पार्टी है ना, उसको कंपनी को इंडेमनिफाई भी करना पड़ेगा, मतलब नुकसान की भरपाई भी करवानी पड़ेगी। और सर ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा होल्डिंग और होल्डी ओन सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो। मतलब सर होल्डिंग और होल्डी ओन सब्सिडरी के बीच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो लॉ ने बोला इसके लिए अप्रूवल वगैरह नहीं लगेगा। पर सर ये ओमनीबस अप्रूवल मतलब क्या होता है? सर ओमनीबस अप्रूवल मतलब क्या है? बोर्ड जो है ना एक क्राइटेरिया बना करके किसको देगा? ऑडिट कमिटी को देगा, जिसके बेसिस पे ऑडिट कमिटी ओमनीबस अप्रूवल मतलब एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे सकता है कि बार बार तुम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर लो। सर ये क्राइटेरिया क्या होगा? सर सबसे पहले क्राइटेरिया में आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, जैसे कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए ओमनीबस अप्रूवल दे सकते हो, कौन सा डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा जब आप ओमनीबस अप्रूवल मांगने आ रहे हो, उसमें किस तरह का रिव्यू होगा, कौन कौन से पीरियड में हम रिव्यू करेंगे, और कौन से ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड है जिसमें आप ओमनीबस अप्रूवल नहीं दे सकते। ये कौन बता रहा है? बोर्ड बता रहा है। मतलब सर बोर्ड बेसिकली एक सिस्टम सेट कर रहा है। अब सर जब आप ऑडिट कमिटी के पास जाओगे ना, ऑडिट कमिटी दो चीजें देखेगा, एक तो रेपिटेटिवनेस और एक दूसरा जस्टिफिकेशन। रेपिटेटिवनेस मतलब कितना रिपीटेड ट्रांजैक्शन है, और जस्टिफिकेशन मतलब क्या ऑडिट, क्या यहाँ पे ओमनीबस अप्रूवल देना जस्टिफाइड भी है। एक बार दोनों चीजें चेक हो गई ना, तो ऑडिट कमिटी रेजोल्यूशन पास करेगा और रेजोल्यूशन के थ्रू ओमनीबस अप्रूवल दे देगा। सर जब आप अप्रूवल दे रहे हो ना, आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? आपको बताना पड़ेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, पर ट्रांजैक्शन क्या मैक्सिमम अमाउंट होगा। उसके बाद सर आपको बताना पड़ेगा कौन से रिलेटेड पार्टी के साथ कौन से ट्रांजैक्शन का अप्रूवल मिला है, और आपको यह भी बताना पड़ेगा, बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेगी सर। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको रीजन समझ नहीं आ रहा है कि मैं ओमनीबस अप्रूवल क्यों दूं, तो क्या तब भी आप दे सकते हो? लॉ ने बोला हाँ दे सकता है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, और 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन का लिमिट है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो ओमनीबस अप्रूवल दे सकता है। पर सर ओमनीबस अप्रूवल की वैलिडिटी क्या रहती है? एक फाइनेंशियल ईयर, तुमने जब भी अप्रूवल लिया हो एक फाइनेंशियल ईयर तक उसकी वैलिडिटी रहती है। उसके बाद सर लास्ट कोई चीज जिसके लिए ओमनीबस अप्रूवल नहीं दे सकते, हाँ सर अंडरटेकिंग का सेल या परचेज अगर है ना, उसके लिए ओमनीबस अप्रूवल नको दे सकते बाबा। अगर अंडरटेकिंग का सेल या परचेज है ना, उसके लिए आप ओमनीबस अप्रूवल नहीं दे सकते, अंडरटेकिंग के सेल या परचेज के लिए। सर ये आपका पूरा ओमनीबस अप्रूवल वाला पॉइंट था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं बस ये देख ले रहा हूं कोई पॉइंट मुझसे छूटा तो नहीं। सर अच्छा मैंने क्या ये बताया कि आपको कि रैटिफिकेशन तभी होगा जब 1 करोड़ से कम का अमाउंट हो? मैंने क्या ये बताया कि रैटिफिकेशन तभी होगा जब 1 करोड़ से कम का अमाउंट हो? 1 करोड़ के ऊपर के अमाउंट का अगर होगा तो रैटिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं दिया है लॉ ने। उसके बाद सर ये सारी चीजें देखोगे, ये सारी चीजें देखोगे, ये सारी, बस सर इतना ही है और कुछ छूटा ही नहीं है सर। उसके बाद राइट्स ऑफ ऑडिट कमिटी, बेटा 3 चीजें याद रखना, कमेंट्स मंगवा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा और डिस्कस कर सकता है। मतलब सर सीआरडी कमेंट्स मंगवा सकता है, आप रिव्यू करोगे और डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद सर आप इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको कुछ करने बोला गया है ना, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, और उसके लिए आप प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हो, मतलब बाहर से लोगों को हायर कर सकते हो। अब सर आपकी कंपनी के जो ऑडिटर्स है और जो की मैनेजरल पर्सन है ना, क्या ऑडिट कमिटी की मीटिंग अटेंड करेंगे? यस सर, दे शैल हैव द राइट to be heard in the audit committee meeting, but they shall not have the right to vote. सुनने का मौका दिया जाएगा पर वोट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में सर हमने ये लिख दिया कि बोर्ड पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि बोर्ड सुन भाई, सुन भाई, तेरे को ना डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी क्या है, ऑडिट कमिटी का कॉम्पोजिशन क्या है, एंड दैट द बोर्ड
हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। बोर्ड ने क्या नहीं किया है, ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ। कॉम्पोजिशन दिया और बोला हमने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद सर आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विजिल मैकेनिज्म। सर विजिल मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले कौन से कंपनी को एप्लीकेबल होता है? तो मैंने कहा देख बेटा, लिस्टेड कंपनी को अप्लाई कर देना, उसके अलावा हर वो कंपनी को अप्लाई कर देना जिसने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखा है। किससे डिपॉजिट ले रखा है? पब्लिक से डिपॉजिट ले रखा है। और सर तीसरा वो कंपनी जिसका बोरोइंग जो है ना वो 50 करोड़ से ज्यादा है। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन में मीट होगा ना तो आप उसको क्या अप्लाई करवा दोगे? उसको विजिल मैकेनिज्म का प्रोविजन। अब विजिल मैकेनिज्म से होगा क्या सर? आपको एक ऐसा सिस्टम बैठाना पड़ेगा जिससे लोग जो है ना अपना जेन्युइन कंसर्न रिपोर्ट कर सके। जेन्युइन कंसर्न क्या रिपोर्ट कर सके? जेन्युइन कंसर्न क्या कर सके? रिपोर्ट कर सके। सर ये जो मैकेनिज्म होगा इसको ओवरसी कौन करेगा? सर अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी करेगा। ऑडिट कमिटी नहीं है तो आप किसी पर्सन को ऑथराइज करोगे या असाइन करोगे ये टास्क जो इस प्रोसेस को ओवरसी करेगा। सर विजिल मैकेनिज्म की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यू शुड मेक श्योर दैट देयर इज नेसेसरी सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन मतलब क्या? जो जाके कंप्लेन कर रहा है उसका कोई पर्सनल नुकसान नहीं हो जाना चाहिए। इस चीज का आप क्या करोगे? इस चीज का आप ध्यान रखोगे। और तो और सर अगर कंसर्न जो है ना बहुत बड़ा है ना तो आप उस बंदे को ऑडिट कमिटी के चेयरपर्सन का भी एक्सेस दोगे। मतलब ये जो इंसान है वो सीधा सीधा ऑडिट कमिटी के चेयरपर्सन के पास भी जा सकता है। ये आपका प्रोविजन है सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर कोई बार बार रिपीटेड फ्रिवलेस कंप्लेंट मतलब बार बार झूठी कंप्लेंट फाइल कर रहा है ना तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, इंक्लूडिंग रेप्रिमांड। मतलब उसको बुला करके पूछना कि भाई तेरे को क्या दिक्कत है, इस तरह की चीजें की जा सकती है। अब सर जो भी आपने विजिल मैकेनिज्म बनाया, जो भी प्रोसेस बनाया ना उसको अपने वेबसाइट में भी डालना और बोर्ड के रिपोर्ट में भी डालना। वेबसाइट में भी डालना और बोर्ड के रिपोर्ट में भी डालना। और सर लास्ट, अगर आपने सेक्शन 177 का कॉन्ट्रावेंशन किया ना, भारी इंपॉर्टेंट पेनल्टी है सर। आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा और कंपनी को 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। सर फिक्स्ड पेनल्टी और इंपॉर्टेंट पेनल्टी है। ओआईडी को 1 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5 और कंपनी को 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या लोन जो है 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, पर सर अगर ये जो लिमिट आप बोल रहे हो ये लिमिट में से कोई भी लिमिट मीट नहीं हुई, मान लो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, तो ये ऑडिट कमेटी बैठा सकता हूं? लॉ ने बोला हाँ बेटा बिंदास बैठा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तू अपनी मर्जी से बैठाना चाहता है तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। सर ये ऑडिट कमेटी था। उसके बाद सर 178 पे आ जाओ। दो कमेटी की बात करते हैं, एक नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी और दूसरा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी किसको एप्लीकेबल है? सर उसको ही एप्लीकेबल है जिसको 149(4) और ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है, इन्हीं को एप्लीकेबल है। सर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होता है? बेटा देखो इसमें भी 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और इसमें सर एटलीस्ट हाफ जो है ना, एटलीस्ट हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सर एटलीस्ट हाफ मतलब क्या? अगर यहां पे 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम चल जाएगा। पर ऑडिट कमेटी में अगर 6 डायरेक्टर होते ना, कम से कम 4 इंडिपेंडेंट चाहिए होते, क्योंकि वहां पे वर्ड यूज था मेजोरिटी। और सर उसके बाद हमने क्या किया, जो कंपनी का चेयरपर्सन होता है ना, जो कंपनी का जो चेयरपर्सन होता है ना वो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। पर सर अगर वो भले वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो हमको फर्क नहीं पड़ता, पर वो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का मेंबर जरूर बन सकता है। मैंने आपको समझाया था, चेयरपर्सन कंपनी का यानी रिलायंस में जो मुकेश अंबानी है वो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का हेड नहीं बन सकता, चेयरपर्सन नहीं बन सकता, पर मेंबर जरूर बन सकता है। तो सर मेंबर कैसे बनेगा? वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चलता है, हमको फर्क नहीं पड़ता। एक एक्सेप्शन हमने बनाया, कंपनी का जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो चेयरपर्सन है, वो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का मेंबर जरूर बन सकता है अगर वो चाहे तो। मतलब क्या सर, रिलायंस में जो मुकेश अंबानी है, क्या मुकेश अंबानी एनआरसी का हेड बन सकता है? नहीं। क्या मुकेश अंबानी एनआरसी का मेंबर बन सकता है? हाँ। तुम ये नहीं बोल सकते अरे तू तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना बाबा ना, इंडिया में रहना है कि नहीं रहना है। वो ये सर हो गया एनआरसी का कंपोजिशन। अब सर एनआरसी का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था सर, तुम लोग हो क्या, एक बार चैट में थोड़ा कंफर्म कर दो ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा है भाई। अगर तुम लोग यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो को लाइक ठोको ना भाई, तुमको समझ आ रहा है। अगर मेरे को मोटिवेट करना है तो जाकर के वीडियो को लाइक करो ना। तुम लोग हो क्या, मेरे को थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस, हाँ ना कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ठीक है, चलो हो, ओके। सर उसके बाद मैंने क्या कहा, फंक्शन क्या है आपके नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का? तो सर फंक्शन क्या है, सबसे पहले बेटा तेरे को ना हायरिंग करनी है। हायरिंग मतलब क्या, तेरे को लोग ढूंढ करके आने हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बन सकते हैं या सीनियर मैनेजमेंट में हायर हो सकते हैं। सीनियर मैनेजमेंट मतलब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक लेवल नीचे, या फिर सीनियर मैनेजमेंट में आप समझ लो डिपार्टमेंट के हेड्स हो गए, वो भी सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं। इन लोगों का हायरिंग कौन करता है सर? नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी करता है। अब सर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी हायरिंग करने के बाद आप लोग इनका रेम्युनरेशन डिसाइड करोगे और आप लोग ना मेथड्स डिसाइड करोगे जिससे आप इनका
परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हो। इनफैक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंडिपेंडेंस भी रिव्यू करना किसका काम है? नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का काम है। और लास्ट में अगर परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद आपको नहीं जमा ना, तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हो। मतलब सर एचआर वाला काम है रे, कुछ भी नहीं है, एचआर वाला काम है किसका सर? नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का। पर सर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कौन बनाता है? सर ये वही कंपनी क्या जिसको 149(4) एप्लीकेबल है? नहीं सर, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हर वो कंपनी बनाती है जिसके 1000 से ज्यादा स्टेक होल्डर हो गए, मतलब आपके डिवेंचर होल्डर हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। साल में कभी भी इन चारों को मिला करके, अकेले नहीं, डिवेंचर होल्डर, इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर को मिला करके 1000 से ज्यादा कभी भी चला गया ना, उस कंपनी को एसआरसी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। सर एसआरसी का प्रोविजन अगर एप्लीकेबल हुआ ना, कॉम्पोजिशन क्या होगा? हमने बोला देख यार ज्यादा अपने को पता नहीं है, बस शेयरपर्सन जो होगा ना एनआरसी का, एसआरसी का, उसको एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना, बाकी जो है वो बोर्ड डिसाइड कर लेगा। तो हेड है ना, उसको एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख देना, बाकी जो है वो बोर्ड डिसाइड कर लेगा। सर इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होगा ग्रीवेंसेस एड्रेस करना इन्वेस्टर के। अगर कोई भी इन्वेस्टर ने कंप्लेन किया है तो उसको एड्रेस करना। क्लास में मैंने आपको रिलायंस का दिखाया था ग्रीवेंसेस रीड्रेसल वाला। अब सर मेरी बात सुनो, ग्रीवेंसेस एड्रेस करना पड़ेगा, पर अगर आपने गुड फेथ, अगर आपने करने की कोशिश की, एड्रेस करने की कोशिश की, गुड फेथ में करने की कोशिश की, पर फिर भी अगर एड्रेस नहीं हो पाया ना, तो आपको कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, आप पे कोई पनिशमेंट नहीं आएगा। पर सर अदरवाइज अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया इस सेक्शन का, तो आप पे पेनल्टी कितना लगेगा? कंपनी पे 5 लाख का और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। सर कुछ कॉमन पॉइंट्स बता दूं, ये दोनों जो कमिटी है ना, एनआरसी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, और इनफैक्ट जो ऑडिट कमिटी है उसका भी जो चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन जो है उसको एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा। चेयरपर्सन नहीं तो चेयरपर्सन के बिहाफ में कोई पर्सन ऑथराइज्ड होगा, उसको अटेंड करना होगा, पर आपको मीटिंग अटेंड करके आपको आंसर करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। सर ये क्या हो गया? 178 भी हो गया। सर 179 क्या कहता है? बहुत आसान है। 179 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर बोर्ड हर वो चीज कर सकता है जो कंपनी कर सकती है, पर शर्त यह है एमओए एओए के दायरे के अंदर रह करके करना, और वो चीज मत करना जो शेयर होल्डर को करने के लिए बोला गया है। सर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? हाँ सर, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, मतलब आने वाले चीजों के लिए अप्लाई होगा, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। सर वैसे तो बोर्ड रेजोल्यूशन ना, बोर्ड का डिसीजन ना दो तरीके से होता है, बोर्ड मीटिंग में और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में। पर हमने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करना अलाउड ही नहीं है, बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। सर इसको आपको याद करवाने के लिए मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी बातें और अदर्स। सर कैश इनफ्लो में क्या आता है? आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में समझो। सर कैश इनफ्लो आउटफ्लो में क्या आता है? अगर आपने कोई शेयर्स का क्या किया, कॉल किया, अगर कोई अनपेड पैसा था उसका कॉल किया, या आपने नया शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू किया या डिबेंचर इशू किया इंडिया में या इंडिया के बाहर, या फिर अगर बाईबैक कर लिया सर आपने अंडर सेक्शन 68, अगर आपने बाईबैक कर लिया अंडर 68, सर बाईबैक अंडर 68 बोर्ड कितने तक का कर सकते हैं? बोर्ड का एक लिमिट है सर, बोर्ड जो है ना 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व तक का ही आप बाईबैक कर सकते हो। अगर बाईबैक कर लिया ना तो वो भी चलता है, पर आपको बोर्ड मीटिंग में करना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने क्या कहा सर, अगर आप पैसा बोरो कर रहे हो या पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या अगर आप लोन दे रहे हो या गारंटी या सिक्योरिटी दे रहे हो, तो लॉ ने बोला ये सब चीज करने के लिए ना बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना। बेटा आप ध्यान से दिमाग लगा के देख लो, या तो कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या बोला, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड के रिपोर्ट का अप्रूवल मांग रहे हो, बोर्ड के रिपोर्ट का अप्रूवल मांग रहे हो, तो बोर्ड के मीटिंग में करो। उसके बाद सर बड़ी बड़ी बातों में हमने बोला 4 बातें। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करो, ये चेयर अपने आप गिर रहा है भाई, ये देखो लुढ़क गया। ठीक है सर, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करो, टेक ओवर, अमेलगमेशन, मर्जर की बात करो, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन, मर्जर, ये बड़ी बड़ी बातें करो ना, तो बेटा तुमको बोर्ड मीटिंग में कर लेनी चाहिए। और अदर्स में क्या आता है सर, पीए के, पी क्या हो गया सर, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो। ए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना चाहते हो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, कौन सा ऑडिटर सर, इंटरनल ऑडिटर या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर। और के क्या है सर, की मैनेजरल पर्सन का अपॉइंटमेंट या रिमूवल करना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीजें कहां करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग में करनी पड़ेगी। पर सर लॉ ने एक्सेप्शन किया। ये 3 चीजों के लिए लॉ ने क्या बोला, अगर सेक्शन 8 कंपनी चाहे ना तो ये 3 चीजें आरबीसी से भी कर सकती है। क्यों सेक्शन 8 कंपनी को खुद भी बोले मेरे लिए कुछ अलग सा बनाओ, ये ले। उसके बाद सर हमने ये कहा कि कंपनी अगर चाहे ना तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके इस पावर को क्या कर सकती है, डेलीगेट। कौन से पावर को सर, जो पावर हमने डब्बे में डाल रखा है। सर डेलीगेट किसको करोगे, या तो आप अपने किसी कमिटी को करोगे, जैसे कि फाइनेंस कमिटी हो गया, या फिर सर आप अपने किसी मैनेजर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या प्रिंसिपल ऑफिसर को या ब्रांच के प्रिंसिपल ऑफिसर को
डेलीगेट करोगे, पर इन लोगों को आप डेलीगेट कर सकते हो। अब सर ये जो प्रोविजन है ना बोरिंग का, इन्वेस्टमेंट का, तुम ध्यान रखो बैंकिंग कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। मतलब बैंकिंग कंपनी अगर पब्लिक से पैसा ले रही है या बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंकिंग कंपनी में डिपॉजिट कर रही है तो उसको बोरिंग इन्वेस्टमेंट नहीं मानना। और सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, सर जब हम बोरो बोल रहे हैं ना, बोरो मतलब क्या, जब तुमने पहली बार ओडीसीसी का लिमिट लिया ना, या फिर जब वो लिमिट को बढ़ाया तो वो उसको क्या कहते हैं, बोरिंग। पर सर जब एक बार आपने मान लो 100 करोड़ का ओडीसीसी लिमिट अप्रूव करवा लिया, अब वो 100 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल रहे हो, 2 करोड़ डाल रहे हो, 5 करोड़ निकाल रहे हो, इस तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो उसको बोरोइंग नहीं माना जाएगा। मतलब जब एक बार प्राइमरली अप्रूवल लेने जा रहे हो तब आपको इसका अप्रूवल लगेगा बोर्ड मीटिंग में, अदरवाइज आपको बोर्ड का अप्रूवल नहीं लगेगा। ठीक है सर। सर क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हम सेक्शन 179 पढ़ रहे हैं। उसके बाद सर मैंने आपको क्या पूछा, क्या शेयर होल्डर बोर्ड के पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं? ना जी ना, शेयर होल्डर बिल्कुल भी बोर्ड के पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर 3 केसेस है सर एक्सेप्शन। पहला, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मालाफाइड एक्शन है, मतलब मालाफाइड तरीके से या फिर गलत तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो गए। और तीसरा, अगर मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया तो फिर किसको इंटरफियर करना पड़ेगा? सर आपके शेयर होल्डर को इंटरफियर करना पड़ेगा। उसके बाद सर सेक्शन 180 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समरी के फॉर्म में समझा रहा हूं। सर सेक्शन 180 क्या कहते हैं? सर रिविजन है, ध्यान रखना बेटा, रिवीजन है, रिवीजन है। हम लोग 10-10 घंटे का कंटेंट 1 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं, तो सर कंटेंट पूरा डिटेल मिलेगा पर रिपीटेशन नहीं मिलेगा। तो मेरे को आपका पूरा अटेंशन चाहिए दोस्तों। मैंने क्या कहा सर, 4 चीजें हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा ही, साथ में एसआर भी पास करना पड़ेगा। कौन सी 4 चीजें हैं सर? ध्यान से सुनना। सबसे पहला सर सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, अगर आप सेल लीज या डिस्पोज करना चाहते हो किसी अंडरटेकिंग को, होनली या सिग्निफिकेंटली द होल, अगर आप सेल लीज या डिस्पोज करना चाहते हो अंडरटेकिंग को, सर अंडरटेकिंग मतलब क्या, जिसमें आपने 20% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर 20% से ज्यादा उसमें क्या लगा रखा है, टोटल इनकम का 20% से ज्यादा उससे आता है। या तो नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, या टोटल इनकम का 20% से ज्यादा उससे आता है, तो ये अंडरटेकिंग हो गई। ये अंडरटेकिंग को पूरा का पूरा बेच रहे हो या सिग्निफिकेंटली? सिग्निफिकेंटली मतलब 20% बेच रहे हो, तो लॉ ने बोला तेरे को क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर सर सुनो, ये अगर आप सेल जो कर रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, मतलब आपका रोज रोज का बिजनेस है, इतना बड़ा बड़ा रियल एस्टेट बनाया और बेच दिया, तो कर लो, फिर कोई आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। और सर दूसरा, मान लो अगर आपने एसआर पास किए बिना बेच दिया, तो सामने वाले को क्या गुड टाइटल मिलेगा? तो लॉ ने बोला अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है और उसने अपना नेसेसरी ड्यू डिलीजेंस कर लिया, फिर भी उसको नहीं पता चला ना, तो उसको गुड टाइटल मिलेगा, उसके टाइटल को अफेक्ट नहीं होगा। सर ये आपका पहला वाला पॉइंट था। दूसरा वाला पॉइंट है, अगर आप क्या कर रहे हो, अमेलगमेशन या मर्जर किया और अमेलगमेशन से जो कॉम्पेंसेशन आया उसको आप इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो, तो लॉ ने बोला एक बार शेयर होल्डर से पूछ ले। पर सर अगर जो कॉम्पेंसेशन को आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट सिक्योरिटीज कौन सा वाला सर, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर बना है, तो लॉ ने बोला फिर हमको आपको अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप बिंदास कर लो। दोस्तों मेरे को बताओ जरा कौन कौन है चैट में, मेरे को कमेंट पे बताओ, कोई है जो हिम्मत कर रहा है ये वीडियो को 1.5x में देखने का? कोई है जो 1.5x पे वीडियो को देख रहा है? और हद तो तब हो जाए जब 2x पे देख रहे हो। पर मेरी बात सुनो दोस्तों, 1x पे देखो, मैं ऑलरेडी 3x पे चल रहा हूं, मेरी बात सुनो। दूसरा वाला क्या हो गया, अमेलगमेशन और मर्जर हो गया। तीसरा वाला क्या हो गया, एल सर, एल नहीं वो वाला नहीं, एल मतलब क्या सर, अगर आपका एग्जिस्टिंग बोरिंग प्लस जो प्रपोज बोरिंग है वो लिमिट से ज्यादा है। लिमिट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर ये लिमिट से ज्यादा है। सर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। सर फ्री रिजर्व मतलब क्या, हर वो रिजर्व जो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। सर पेड अप शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस भी आ जाता है और इक्विटी भी आ जाता है, प्रेफरेंस भी आ जाता है और इक्विटी भी आ जाता है। सर अब एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड बोरिंग में आप अपने कंपनी का सारा बोरिंग लोगे, पर ध्यान रखना अगर सर आपने कोई टेम्पररी लोन ले रखा है, किससे, कंपनी के बैंकर से, और वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो सर उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। सर टेम्पररी लोन मतलब क्या, जो पेबल ऑन डिमांड है या फिर जो 6 महीने के अंदर अंदर पेबल है, वो अगर आपने कंपनी के बैंकर से लिया है ना और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसको ऊपर की लिमिट में इंक्लूड नहीं करोगे। पर सर यही पैसा जो है ना, अगर आपने केपेक्स को फाइनेंस करने के लिए लिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया था, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सर मैंने क्या बोला, एक ही चीज इंक्लूड नहीं करोगे, जो टेम्पररी लोन आपने अपने कंपनी के बैंकर से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है, पर सर उसी को अगर आपने केपेक्स को फाइनेंस करने के लिए यूज कर दिया ना, तो आप उसको वापस से ये वाले लिमिट में इंक्लूड करोगे। और ये लिमिट का जो आपका बोरोइंग है वो लिमिट के ऊपर जा रहा है ना, तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। पर सर मैं आपको बात बताऊं क्या, अगर आपने एसआर पास किए बिना लोन ले लिया, तो सामने वाले ने अगर गुड फेथ में दिया है ना, तो उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा, वो आपसे पैसा जो है बिंदास रिकवर कर सकता है। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। और सर लास्ट ई क्या है, अगर आप रेमिटेंस देना चाहते हो या एक्सटेंशन देना चाहते हो डायरेक्टर को फॉर द ड्यू पेमेंट ऑफ द डेट, जो डेट उसका पेमेंट है उसके ड्यू रीपेमेंट के लिए अगर आप उसको एक्सटेंशन देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सर ये 4 चीजों के लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। मैं देख लेता हूं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं।
कुछ नहीं छोटा रे, सब हो गया सर। मेरे को एक बात बताओ, ये सारी चीजें हो गई और इसमें कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। अब उसके बाद 3 सेक्शन और पढ़ लो मेरे साथ सर। सेक्शन 181, 182, 183। देखो तो इसको एक पेज में समराइज कर सकते हैं क्या? 181 ये कहता है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, अगर एक पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो अगर चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहती है ना, तो वो कर सकती है। पर सर अगर वो 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट के 5% से ज्यादा अगर है ना, 3 साल के नेट प्रॉफिट के 5% से ज्यादा अगर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर का ओआर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर लिमिट के कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। सर लिमिट क्या है? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% या उससे ज्यादा। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% या उससे ज्यादा, ये आपका लिमिट है सर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यस सर वी डिड अंडरस्टैंड। उसके बाद सर मैंने क्या बोला? सर अगर आप जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, वो अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो उसको चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में मेरा 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 10 करोड़ का एवरेज कितना आ गया सर? 10 करोड़ आ गया एवरेज, उसका 5% यानी कि क्या? मैं अबे 5% यानी कि क्या? 50 लाख तक का क्या कर सकता हूं मैं? अपना इन्वेस्टमेंट, मैं अपना चैरिटी कर सकता हूं। सर इस साल करंट ईयर में मेरा लॉस है और मैं बोल रहा हूं 40 लाख का चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करूंगा। करंट ईयर में मेरा लॉस है, क्या मैं चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं? लॉ ने बोला यस, आपको करंट ईयर के लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पिछले 3 साल का एवरेज देखना है। सर करंट ईयर के लॉस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने क्या कहा? सर 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करता है। क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट है? ना जी ना सर। मोदी जी ने बोला कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की लिमिट नहीं है, बस हमारी एक शर्त है, जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तुम करोगे ना, उसको बोर्ड रेजोल्यूशन से अप्रूव करवाना। और बहुत बड़ी शर्त, बोर्ड मीटिंग में करवाना, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा। अब सर मेरी बात सुनो, बोर्ड मीटिंग में नहीं चलेगा, ये तो हम समझ गए। उसके बाद और बताओ सर, और कुछ बताओ, अच्छा लग रहा है सर। मेरी बात सुनो, बोर्ड रेजोल्यूशन से करोगे बोर्ड मीटिंग। अब दो कंपनी से जो प्रोहिबिटेड है क्या करने से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पहला हो गया गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा वो जिसको 3 फाइनेंशियल ईयर हुए। सर फाइनेंशियल ईयर पे अपना बहुत डिटेल डिस्कशन था, याद रखना। एक कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, अगर तुमको 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए ना, तो लॉ कहता है तुम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अब सर कुछ चीजों को डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। मतलब क्या? अगर आप किसी ऐसे पर्सन को पैसा दे रहे हो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट अफेक्ट होगा, पॉलिटिकल पार्टी को जो सपोर्ट है ना वो लाइकली अफेक्ट होगा, तो लॉ ने कहा ये वाला पैसा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनिर्स में, ब्रोशर्स में, पैम्पलेट्स में क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो लॉ ने बोला समझा है क्या हमको? कुछ समझ रखा है क्या? उसको भी हम क्या मान लेंगे? डीम्ड एडवर्टाइजमेंट मान लेंगे, डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मान लेंगे। लॉ ने बोला सुन बे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं ना, पीएनएल में अमाउंट दिखाना पड़ेगा तेरे को कि इतने का हमने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन सर वो तो ठीक है, साथ साथ में आपको बोर्ड ध्यान रखना पड़ेगा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का। सर या तो अकाउंट पे ही चेक से होगा, या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से होगा, या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से होगा, पर कैश में करने का मत सोचना। अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। उसके बाद सर पीएनएल में डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा अगर तुम इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी के थ्रू रूट कर रहे हो। किसके थ्रू? इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी। सर वैसे अगर आप बीजेपी को 10 करोड़ दे रहे हो, अडानी को कांग्रेस को 10 करोड़ दे रहे हो, तो सर दोनों का अलग अलग आपको दिखाना पड़ता है। पर दोनों को अलग अलग देने की जगह अगर आपने इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी में डाल दिया ना, तो लॉ कहता है फिर तेरे को स्प्लिट नहीं दिखाना पड़ेगा। फिर तू बोल सकता है पीएनएल में कि मैंने सीधा सीधा 20 करोड़ दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को, मेरे को बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, वो दिखाना नहीं पड़ेगा। और सर लास्ट में अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। कितने की पेनल्टी लगेगी सर? आपको पेनल्टी लगेगी अप टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी को, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को तो 6 महीने तक की जेल भी होगी, और साथ में 5 गुना का क्या लगेगा? पेनल्टी देना पड़ेगा। सर ये पूरा प्रोविजन है आपके सेक्शन 182 का, जो बात करता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में। पर सर आपको एक बात बताओ, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का जो प्रोविजन है ना, इट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये पूरे एक्ट को क्या करता है? ओवरराइड कर डालता है। उसके बाद सर 183 क्या कहता है? बहुत आसान है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। लॉ कहता है यहां पे कहीं नहीं रोक लगाएंगे, हम तो ये बोल रहे हैं नॉट विथस्टैंडिंग दिस एक्ट, नॉट विथस्टैंडिंग एमओए, एओए, अग्रीमेंट, कुछ भी विथस्टैंडिंग नहीं करेंगे। सबसे ऊपर ये है, वो कह रहा है कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई पावर एक्सरसाइज करता हुआ बंदा, या शेयर होल्डर है जो जनरल मीटिंग में चाहते हैं कि हम पैसा एनडीएफ को डोनेट करें, नेशनल डिफेंस फंड को, या सिमिलर फंड को डोनेट करें। लॉ कहता है तुम डोनेट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई तुमको नहीं रोकेगा। और साथ साथ में तुम अपने पीएनएल में टोटल अमाउंट डिस्क्लोज भी करोगे। क्या करोगे? पीएनएल में टोटल अमाउंट डिस्क्लोज भी करोगे कि हमने नेशनल डिफेंस फंड को कितना कंट्रीब्यूट किया है। सर क्या मोड वगैरह की बातें, कोई टाइम लिमिट, कुछ भी हमने बताया नहीं है, सिर्फ हमने बेसिक इतना सा बताया है कि तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो।
उसके बाद सर आ जाओ सेक्शन 184, 185, 186, बहुत बड़े बड़े प्रोविजन है। 184, 185, 186, मेरे को आपका इसमें 100% अटेंशन चाहिए, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर 184 क्या कहता है बेटा? 184 कहता है दो तरह का डिस्क्लोजर देना है, जो एक जनरल डिस्क्लोजर हो गया, एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर हो गया। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। वो कहता है हर डायरेक्टर जो है ना कंपनी को जाकर के एमबीपी 1 फाइल करेगा, और एमबीपी 1 में वो अपना कंसर्न या इंटरेस्ट बताएगा। बॉडी कॉर्पोरेट में, कंपनी में, फर्म्स में, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में, हर जगह वो अपना कंसर्न या इंटरेस्ट बताएगा जहां जहां पे वो इंटरेस्ट रखता है, और कंपनी को बताएगा। कंपनी को बताएगा यानी कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा। कब बताएगा सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? आपका जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है जो आप अटेंड कर रहे हो उसमें बताओगे, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हर फाइनेंशियल ईयर का उसमें बताओगे, और कभी भी आपका कंसर्न या इंटरेस्ट चेंज होता है या अफेक्ट होता है ना, तब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एमबीपी 1 में। ये क्या हो गया सर? ये बेसिक पॉइंट हो गया जिसमें हमने समझा कि आपको जनरल डिस्क्लोजर देना पड़ता है। फिर बात करते हैं स्पेशल डिस्क्लोजर की। सर स्पेशल डिस्क्लोजर में क्या करोगे आप? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर ये कंपनी है, कंपनी अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है जिसमें आपका जो डायरेक्टर है ना वो अगर इसमें इंटरेस्टेड है, तो डायरेक्टर अपना कंसर्न डिस्क्लोज करेगा और वो उस ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर सर इंटरेस्टेड मतलब क्या? जब आप कह रहे हो इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड मतलब क्या? सुनो भाई, ये जो इंसान है ना, या तो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है या फिर कोई फर्म या अदर एंटिटी हो सकती है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है और आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो इस बॉडी कॉर्पोरेट में अकेले या दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखता है, या फिर अगर वो इस बॉडी कॉर्पोरेट का क्या है, प्रमोटर है, सीईओ है या मैनेजर है, या फिर सर अगर कोई फर्म या अदर एंटिटी है तो वो फर्म या अदर एंटिटी का पार्टनर है, ओनर है या मेंबर है। मतलब सर बड़े बड़े लोग अगर है ना, कौन? ये डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर को इंटरेस्टेड माना जाएगा, और वो इंटरेस्टेड होने के बाद अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा, पर पार्टिसिपेट मीटिंग में नहीं करेगा। सर अगर वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर ले, तो अगर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेना तो वो मीटिंग जो है वो वॉइडेबल हो जाती है, वो वॉइडेबल हो जाती है, और सर आपको कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी अलग लगता है। तो आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करोगे पर पार्टिसिपेट नहीं करोगे। पर सर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो ना, आप अगर एक प्राइवेट कंपनी हो ना, तो आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज तो करोगे, पर साथ में क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। क्या आपको कोरम में गिना जाएगा? जी हां सर, बिल्कुल कोरम में गिना जाएगा। अब सर हमने सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक एक्सेप्शन बनाया। किसके लिए? सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमने एक एक्सेप्शन बनाया। हमने बोला बेटा ये जो ऊपर प्रोविजन है ना, ये तभी लगेगा अगर एक कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, और वो भी अमाउंट कितने से ज्यादा? 1 लाख से ज्यादा। अगर 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तभी आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अगर आप एक अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो। और सर लास्ट मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम का एक पॉइंट भी है। सर अगर एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है ना, तो इस कंपनी के डायरेक्टर को इसमें इंटरेस्टेड तभी माना जाएगा अगर वो 2% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, तभी माना जाएगा सर, वरना इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा। अगर 2% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है तभी उसको इंटरेस्टेड माना जाएगा, वरना इंटरेस्टेड नहीं मानोगे। सर मतलब क्या? रुक जाओ। तो सर मैंने क्या कहा, कंपनी को जो है 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल तक का अगर होल्ड नहीं करते तो इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बेटा सिंपल है कि अगर आप दो कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, कितने कंपनी के बीच में? 2 कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो फिर सर आप ये प्रमोटर, सीईओ, मैनेजर वाला मत देखना। अगर 2 कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और अगर ये डायरेक्टर जो है दूसरे कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है ना, तभी इंटरेस्टेड मानना, वरना मत मानना, वरना कोई बात ही नहीं करनी है। सर समझे? ये हो गया सर आपका 184 का पूरा प्रोविजन। अब आ जाओ सर 185 की तरफ। 185 किस बारे में बात करते हैं दोस्तों? बहुत बड़ी ध्यान से सुनना। 185 किस बारे में बात करते हैं? ध्यान से सुनना, लोन टू डायरेक्टर के बारे में। मैंने आपको बताया था ये जो है चार चार डब्बे में इसको याद करना है। सबसे पहले सर अपने को याद करना है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है सर? लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो है ना वो लोन, गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकती। किसको नहीं दे सकती? अपने किसी डायरेक्टर को, या डायरेक्टर के रिलेटिव को, या डायरेक्टर के पार्टनर को, या फिर सर अपने कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को या पार्टनर को, या फिर सर कोई ऐसे फर्म को जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या आपकी कंपनी का होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या फिर सर उनका रिलेटिव जो है ना वो यहां पे पार्टनर हो ना, तो ये फर्म को भी आप लोन नहीं दे सकते। मतलब सर किसको किसको? आप सर समझो, कंपनी के डायरेक्टर को, उसके रिलेटिव या पार्टनर को, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, उसके रिलेटिव या पार्टनर को, या फिर सर ऐसी फर्म जहां पे आपकी कंपनी का डायरेक्टर या आपकी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या उनके रिलेटिव जो है वो पार्टनर है ना, तो उनको भी आप क्या नहीं दे सकते? उनको भी लोन नहीं दे सकते। सर ये प्रोहिबिशन हो गया। उसके बाद हमने ये भी कहा कि अगर एक कंपनी है वो किसी ऐसे प्राइवेट कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रही है,
प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रही है जिसमें आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है ना वो इंटरेस्टेड है, तो लॉ ने बोला देना नहीं। अगर तेरे को देना है ना तो तू सबसे पहले एसआर पास करना, और दूसरा एसआर पास करने के बाद तेरे को एक और चीज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोन का पैसा है ना ये प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, उसके अलावा किसी चीज के लिए यूज नहीं हो रहा है। सर जब आप एसआर पास करोगे ना उसमें पूरा डिटेल्स देना, फुल पर्टिकुलर्स देना कि जो लोन हम दे रहे क्यों दे रहे, क्या अमाउंट है, क्या जस्टिफिकेशन है, सारी चीजें बताना। पर सर एक बात बताओ, इंटरेस्टेड मतलब क्या? इंटरेस्टेड मतलब क्या? वही जो 185 में पड़ा ना। ना लाइफ इतनी इजी थोड़ी है सर। इंटरेस्टेड बनने के लिए इन्होंने बोला अगर एक प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहे हो और अगर आपकी कंपनी का डायरेक्टर उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है तो फिर सर इंटरेस्टेड माना जाएगा। या फिर अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हो तो आपकी कंपनी का डायरेक्टर बाकी लोगों के साथ मिलकर 25% का वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर 25% का वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर आपके डायरेक्टर के कहने पे ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड टू एक्ट है। अकस्टम टू एक्ट मतलब क्या? बाउंड टू एक्ट है, एक्ट करेगा। क्यों सर? कोई अग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा, तो लॉ ने बोला उस केस में इसको इंटरेस्टेड माना जाएगा। और अगर एक भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है ना तो ये लोन गारंटी या सिक्योरिटी देने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आपको दो कंडीशन लग जाते हैं। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? पहला वाला था प्रोहिबिशन, मतलब जान लगा लो देंगे नहीं, पर सर दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन है, मतलब एसआर पास करके और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए दे देंगे। पर सर मैंने आपको बोला ये जो ऊपर हमने प्रोविजन पढ़ा ना इसका 4 नॉन एप्लीकेबिलिटी है। पहला, अगर आप लोन दे रहे हो अपने होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को, कौन सी कैपेसिटी में सर? एम्प्लॉय की कैपेसिटी में। तो या तो आप उनको अपने अग्रीमेंट ऑफ सर्विस के हिसाब से दे रहे हो, मतलब जब आपने उनको हायर किया था तो जो सर्विस अग्रीमेंट था उसके हिसाब से दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा स्कीम बनाया आपने एसआर पास करके जिसके तहत आप अपने एमडी डब्ल्यूटीडी को लोन दे रहे हो, तो लॉ कहता है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर कोई कंपनी है सर जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन देना और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दे रहा है, पर सर जो उसमें इंटरेस्ट रेट है ना वो गवर्नमेंट की यील्ड से ज्यादा है, तो लॉ ने बोला कर ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे कि बैंक का तो काम ही होता है ना मेन गारंटी सिक्योरिटी देना, उनके कंपनी का खुद का डायरेक्टर आएगा तो मना थोड़ी कर देंगे, वो लोग दे सकते हैं। तीसरा सर, अगर एक होल्डिंग कंपनी अपने होल्डली ओन सब्सिडरी को लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है तो लॉ ने बोला कर ले बिंदास, हमको कोई टेंशन नहीं है, बस ये ध्यान रखना होल्डली ओन सब्सिडरी उसको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज कर रही है। सर और चौथा, अगर एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं, अगर सब्सिडरी कंपनी को गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है वो भी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो ये प्रोविजन आपको अप्लाई नहीं होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये 4 पॉइंट हो गए नॉन एप्लीकेबिलिटी के। उसके बाद सर इनका मन नहीं भरा और इन्होंने बोला 3 और पॉइंट लिखेंगे एग्जेम्पशन के लिए। 3 और कंपनीज है जिनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर सबसे पहला गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जिसने अपने कंसर्न गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया है, सीजी का या एसजी का, जिसका भी आपने अप्रूवल ले लिया है कि भाई मैं 185 का कंप्लायंस नहीं करूंगा, तो जा माफ किया तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, अगर एक प्राइवेट कंपनी हो जो 3 कंडीशन मीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस पे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आया था सर। प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन मीट करता है, पहला कंडीशन आपका कोई बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं है, आपका कोई बीसी, कोई भी बीसी शेयर होल्डर नहीं है। दाऊद इब्राहिम का शेयर होल्डर हो सकता है सर, बीसी होगा वो, पर इंडिविजुअल है तो वो शेयर होल्डर हो सकता है। आपकी कंपनी का कोई बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, आपकी कंपनी का जो बोरिंग है ना वो एक लिमिट से कम होना चाहिए। लिमिट क्या है सर? लिमिट है 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या 50 करोड़ का लिमिट है सर, उससे आपका बोरिंग जो है वो कम होना चाहिए। और तीसरा, आपके कोई भी बोरिंग में डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए, तो ये प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 185 नहीं लगेगा। और सर तीसरा, अगर आपकी निधि है, निधि कंपनी है और निधि कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, और ये जो लोन आपने दिया ना या आपने अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिया, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं यार, फिर तेरे को 185 एप्लीकेबल करवा के कोई फायदा नहीं है, फिर तेरे को 185 एप्लीकेबल करवा के कोई फायदा नहीं है। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे दोस्तों, एग्जेम्पशन और ये क्या तीनों चीजें आपको मेरे को समझ आई? गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी और निधि कंपनी। सर ये 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है सेक्शन 185। तुम लोगों को अगर चाहिए, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तुम लोग पॉज करके एक बार पूरा पढ़ लेना, मैं बस देख लेता हूं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। सर कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया 185 का, तो 3 लोगों को पेनल्टी लगती है, कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को और पर्सन जिनको लोन गारंटी या सिक्योरिटी दिया है। सर किसको किसको? कंपनी को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट और जिसने लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया। कंपनी को तो 5 से 25 लाख, तीनों को 5 से 25 लाख लगेगा, तीनों का सेम है 5 से 25 लाख। लेकिन जेल जो है ना सर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और इसको 6 महीने तक का जेल हो सकता है, 6 महीने तक का जेल हो सकता है। उसके बाद सर कॉन्सेप्ट नोट में बहुत बेहतरीन पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग खुद से पढ़ लेना, वो अपन ने क्लास में वैसे भी डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने
खुद से पढ़ लेना चाहिए उसको। सर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन 186। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये नोट्स आप मेरे से कहीं मत मांगना, ये रफ नोट्स है मेरे पास, इसका ट्रैक नहीं रहेगा। आप लोगों को रफ में लिखवा रहा हूं बस आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। क्लास वाले बच्चे तुम्हारा ये नोट स्क्रिबल नोट्स में पूरा आपको ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो सर, सेक्शन 186 क्या कहता है? बेहतरीन सेक्शन है सर, ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 186 ये कहता है कि आपकी कंपनी अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, आपको ये सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सब सेक्शन 1 अलग ही राह पे चल रहा है सर। वो कहता है कोई भी कंपनी 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी को एंगेज नहीं कर सकती, 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी को एंगेज नहीं कर सकती। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या? जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। पर सर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मेरी बात ध्यान से सुनो सर, इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 तरह का होता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 तरीके से बन सकते हो आप। आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लिया जाएगा अगर आपका असेट, टोटल एसेट का 50% या ज्यादा, उससे ज्यादा, अगर आपके टोटल एसेट का 50% या उससे ज्यादा कहां से आ रहा है? ये वाले इन्वेस्टमेंट कंपनी से आ रहा है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, या दूसरा आपके टोटल इनकम का 50% या उससे ज्यादा आपको यहां से आ रहा है। टोटल इनकम का 50% या उससे ज्यादा आपको यहां से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। पर सर सुनो, 2 केस में आपको एक्सेप्शन दिया गया है। अगर एक कंपनी इंडिया के बाहर की कंपनी को अक्वायर कर लिया, और जो बाहर वाली कंपनी है ना, मल्टीपल लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखी है, वहां के लॉ के हिसाब से तो लॉ ने बोला चलता है। मैंने आपको क्या समझाया था जब टाटा मोटर्स टेस्ला को अक्वायर करने गया, वो वाला एग्जांपल। तो अगर इंडिया के बाहर की कंपनी को अक्वायर कर रहे हो और उसके मल्टीपल लेयर्स है तो चल जाएगा। दूसरा, अगर आपकी किसी सब्सिडरी कंपनी को 1 से 2 से ज्यादा लेयर चाहिए इंडिया किसी लॉ के कंप्लायंस के लिए, तो लॉ ने बोला जान दे यार, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। सर पर एक चीज ये ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट कंपनी तभी माने जाओगे अगर आपके टोटल एसेट का 50% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एसेट है, या टोटल इनकम का 50% या उससे ज्यादा वो वाले एसेट से आता है, तभी जाके आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी माना जाएगा। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? उसके बाद मैंने ये कहा कि आपका लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट तो हो गया। उसके बाद मैंने कहा अब तो असल में प्रोविजन शुरू होगा। सर प्रोविजन ये है कि अगर एक कंपनी है वो लोन क्या करना चाहती है, लोन गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहती है। किसको सर? किसी पर्सन को या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को। पर्सन अदर देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं हो सकता सर, एम्प्लॉय के अलावा किसी पर्सन को। या अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बाई वे ऑफ एक्विजिशन या सब्सक्रिप्शन, किसमें? किसी बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज में, तो लॉ ने बोला करना ही है ना, कर ले, लेकिन एक लिमिट है। लिमिट क्या है सर? लिमिट है 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दोनों में से विच एवर इज हायर, ये आपका लिमिट है। ये लिमिट के ऊपर जाकर के अगर आप लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो हमने बोला बेटा तेरे को कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। सर सबसे पहला बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, चाहे लिमिट के अंदर हो या लिमिट के बाहर हो, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर बोर्ड में रेजोल्यूशन में कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट लगेगा। जितने भी डायरेक्टर्स मीटिंग में आए ना, वो वोट करने से ना मना कर सकते हैं ना अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं, उनको फेवर में ही वोट करना पड़ेगा। सर क्या बोर्ड रेजोल्यूशन को आरबीसी से कर लूं? नहीं भैया, बोर्ड मीटिंग में ही करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकता, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं अलाउड है। उसके बाद सर दूसरा, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सर स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास करोगे? अगर आप लिमिट के ऊपर जा रहे हो, अगर आप लिमिट के ऊपर जा रहे हो तभी एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन उसके भी एक्सेप्शन है सर। कौन सा एक्सेप्शन है? अगर आप लोन गारंटी या सिक्योरिटी अपने होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर को दे रहे हो, या अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने होली ओन सब्सिडरी में कर रहे हो ना, तो आपको एसआर पास नहीं करना पड़ेगा। अरे माता दिमाग खराब कर दो हमारा, एसआर कब पास करना पड़ेगा? लिमिट के ऊपर हो तो। लेकिन लिमिट के ऊपर जा रहे हो, लिमिट क्या है सर? ये वाला लिमिट है। लिमिट के ऊपर जा रहे हो पर फिर भी होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर में लोन दे रहे हो या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको एसआर पास करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सर तीसरी बात सुनो मेरी, तीसरी बात, आपको पीएफआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, हमेशा लेना पड़ेगा सर। फिर पीएफआई का अप्रूवल लेने का भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर आपका लिमिट के अंदर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है ना, तो आपको फिर पीएफआई का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। बट अदरवाइज जिस पीएफआई से आपका टर्म लोन पेंडिंग है ना, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर पर जिस पीएफआई से पैसा लिया था उसका लोन अग्रीमेंट बना था, लोन अग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब भी क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा? हाँ ना भाई, लॉ कह रहे हैं ना अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद सर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर में आप सारी चीजें बताओगे, पूरा फुल पर्टिकुलर्स बताओगे, और ये भी बताओगे सामने वाला पैसा कौन से पर्पस के लिए यूज करने वाला है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद सर ध्यान रखना, जब भी कभी लोन वगैरह दे रहे हो ना, इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट यील्ड से थोड़ा सा तो ज्यादा होना चाहिए, गवर्नमेंट यील्ड से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है सर, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसका 26% या उससे ज्यादा, अभी तक तो तुमको सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी या तुमको गवर्नमेंट कंपनी परेशान करती थी। अब देखो, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका 26% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, और ये कंपनी अगर लोन दे रही है ना, तो वो
कम रेट पे भी, कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन दे सकती है। अगर वो क्यों लोन दे रही है? टू फंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड करना है, और सर ये ही इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, यही इनका ऑब्जेक्टिव है, तो तुम लोग लोन दे सकते हो बेटा। इतना डिटेल में कौन रिविजन करवाता है? सर मैं। ओ भाई मैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़े भाई? जब सब पड़ा हुआ है तो क्यों छोड़ना है? अब मेरी बात सुनो सर, मैं देख लेता हूं कोई पॉइंट, लास्ट लास्ट के थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, बट उसके अलावा कोई पॉइंट बचा है क्या? मैं देख लेता हूं। सर सुनो सर, क्या मीटिंग का एजेंडा देना जरूरी है? क्या मीटिंग का एजेंडा देना जरूरी है? इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहां पे सारे लोग आकर के वोट करना जरूरी है, उसमें क्या एजेंडा देना जरूरी है? लॉ ने बोला नहीं, एजेंडा देना जरूरी नहीं है। उसके बाद सर ये पॉइंट 6 पॉइंट आप लोग खुद से पढ़ लेना, कोई नॉनसेंस है एकदम। उसके बाद सर, जब तक आपका डिफॉल्ट सब्सिस्ट करता है ना, तब तक आप लोग कोई लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर मान लो पब्लिक से कोई डिपॉजिट लिया था और वो डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो आप लोग एलजीएसआई नहीं कर सकते। उसके बाद सर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा बेटा। रजिस्टर कौन से फॉर्म में मेंटेन करोगे? एक रजिस्टर मेंटेन करोगे इन द फॉर्म एमबीपी 2। एमबीपी 2 फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करोगे, उसमें आप अपने सारे लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का पर्टिकुलर्स दोगे, डिटेल दोगे। सर सारी एंट्री क्रोनोलॉजिकली होगी, आप क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजिकली सारी एंट्री होगी 7 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद सर उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया आपने। और ऑथेंटिकेट करने के बाद किसके कस्टडी में रहेगा? सर ये वापस से सीएस या उनके कस्टडी में रहेगा। सर ये डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व कितने साल तक करोगे? लॉ ने बोला परमानेंटली, जिंदगी भर, जब तक ये जान तुमको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और सर बस यही सारी बातें लिखी है, यही सारी बातें लिखी है, बस यही बातें तो बाद में याद आएगी। उसके बाद सर लास्ट आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी और एग्जेम्पशन। सर नॉन एप्लीकेबिलिटी में इन्होंने बोला देख बेटा, जब लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो 3 कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा। एक तो बैंकिंग कंपनी, और एक इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और अगर जब तुम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करो ना, तो ये प्रोविजन 3 चीजों में अप्लाई नहीं होगा। पहला, इन्वेस्टमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, जब तुम राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो तब ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है, तो उसको भी अप्लाई नहीं होगा, उसको भी अप्लाई नहीं होगा। सर ये हो गया नॉन एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद सर अगर मैं एग्जेम्पशन पे आऊं, तो सर इन्होंने 2 गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया है। एक गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और दूसरा गवर्नमेंट कंपनी जिसने सीजी या एसजी के मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले लिया है। वो दोनों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर कोई गवर्नमेंट कंपनी जिन्होंने क्या कर रखा है, सीजी या एसजी का अप्रूवल ले लिया है, अब सर अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, आपको फाइन लगेगा। को 25,000 से 5 लाख और ओआईडी को 25,000 से 1 लाख। और सर ये जो लो फाइन है ना, ये 2 और आपको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। सर 185 में 6 महीने तक की जेल थी, यहाँ पे 2 साल तक की जेल थी। अब सर मेरे को आपको 179 वर्सेस 186 अभी नहीं बताऊंगा, पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में कि 179 में लिखा तो है आप डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का, लोन गारंटी सिक्योरिटी का पावर आप डेलीगेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोर्ड मीटिंग में आपको यूनानिमस कंसेंट लगेगा, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स इन द प्रेजेंट इन द मीटिंग लगेगा। उसके बाद सर सेक्शन 188 पढ़ लेते हैं, पहले 187 के पहले 188 पढ़ लेते हैं। सर क्या बात करते हैं 188? मेरे को बताओ दोस्तों, मेरे को मोटिवेशन चाहिए यार, तुमको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, मेरे को मोटिवेशन चाहिए यार। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तुम लोगों को ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा दोस्तों, कसम है तुमको। अगर तुमको इस तरह का रिवीजन चाहिए, बस 200 टारगेट रखेंगे लाइक का वीडियो का, तुम लोगों ने लाइक करना पड़ेगा बेटा। तुम लोगों के लिए नया लेटेस्ट रिवीजन आ रहा है, बताओ मार्केट में कहां आ रहा है। और दोस्तों अगर तुम लोग चाहते हो ऐसे और रिवीजन वीडियो आए, तो लाइक जरूर करना पड़ेगा आपको, और कमेंट करके जरूर मौका निकाल करके बताइए तुमको रिवीजन कैसा लगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, योर अप्रिसिएशन इज माई जेन्युइन मोटिवेशन। तो जरूर वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, ठीक है? समझे क्या? चलो ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 188 क्या है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगर एक कंपनी अपने किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है जो हमने स्पेसिफाई किया है, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा। सर रिलेटेड पार्टी के लिए आपको समझना पड़ेगा रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव मतलब, मेरी बात करूं तो मेरी स्पाउस, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, हस्बैंड डॉटर्स वाइफ, नहीं नहीं नहीं, ये वैलिड नहीं है। सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड, ये आपके क्या हो गए? रिलेटिव हो गए। साथ में स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर और स्टेप सन, ये आपके रिलेटिव हो जाते हैं। उसके बाद सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे मेंबर आपस में रिलेटिव होते हैं। सर रिलेटेड पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कौन कौन आता है? रिलेटेड पार्टी में डेफिनेशन एक बार ध्यान से सुनना। सर अगर ये कंपनी है, तो ये पर्सन इनके रिलेटेड पार्टी है। कौन सा पर्सन? सर कंपनी का डायरेक्टर हो गया, की मैनेजरल पर्सन हो गया, या इनका रिलेटिव हो गया। या अगर मैं फर्म की बात करूं, तो वो फर्म जिसमें कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उनका रिलेटिव पार्टनर है, वो फर्म आपका रिलेटिव हो गया। या फिर अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं, तो वो प्राइवेट कंपनी जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या रिलेटिव
खुद डायरेक्टर या मैनेजर, डायरेक्टर या मेंबर है, उसको क्या मान लिया जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी को रिलेटेड पार्टी। या फिर अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो वो पब्लिक कंपनी जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर क्या है, डायरेक्टर है, और साथ में डायरेक्टर जो है ना रिलेटिव के साथ मिलकर के 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखता है, मतलब ये दोनों कंडीशन मीट होना चाहिए, तब जाके पब्लिक कंपनी को रिलेटेड माना जाएगा। सर बॉडी कॉर्पोरेट की बात करूं तो बॉडी कॉर्पोरेट तीन तरीके से रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहला क्या है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल, आप होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो या एसोसिएट हो या को सब्सिडरी हो। को सब्सिडरी मतलब क्या, मेरी होल्डिंग के बाकी सब्सिडरीज जो है वो को सब्सिडरी कहलाएंगे। दूसरा सर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया और इतना इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से आप एसोसिएट बन गए ना, तो ही जाके इन्वेस्टमेंट कंपनी को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने 20% से कम इन्वेस्ट किया है तो फिर सर उसको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। और लास्ट सर, वो कंपनी जिसके कहने पे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड टू एक्ट है, अकस्टम्ड टू एक्ट है, वो उसको उसको भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। उसके बाद सर हमने कहा एनी अदर पर्सन जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड टू एक्ट है, उसको भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। एंड सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, इन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया सर, उस कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है ना, उसके डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन और रिलेटिव को क्या मानेंगे हम, और रिलेटिव को क्या मानेंगे, रिलेटेड पार्टी मानेंगे। पर सर ये जो डायरेक्टर है ना, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड मत करना, मतलब मेरे होल्डिंग कंपनी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। मेरे होल्डिंग कंपनी का जो रिलेटेड पार्टी है उसको, मेरे होल्डिंग कंपनी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। ये हो गया सर आपका रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी जब समझ गए तो आपको समझना पड़ेगा कुछ ट्रांजैक्शंस उनके साथ होते हैं जिनको हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहते हैं, जैसे कि सर गुड्स का सप्लाई या परचेज, उसके बाद सर्विसेज का अवेलिंग या रेंडरिंग, प्रॉपर्टी का बाई या सेल या प्रॉपर्टी का लीज, या ये सारे ट्रांजैक्शन जब आप एजेंट के थ्रू भी रूट करते हो ना, तब भी उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानते हैं। या किसी रिलेटेड पार्टी को ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे अपॉइंट करना, उसको भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानते हैं। और अगर उनको अंडर राइटर अपॉइंट कर रहे हो तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो अगर एक लिमिट के ऊपर है तभी जाके आपको क्या पास करना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर लिमिट क्या है, सर गुड्स के केस में 10% ऑफ टर्नओवर है, सर्विसेज के केस में 10% ऑफ टर्नओवर है, प्रॉपर्टी के बाई या सेलिंग में 10% ऑफ नेटवर्थ है, आपके लीजिंग के केस में 10% ऑफ टर्नओवर है, और एजेंट्स के थ्रू भी वही लिमिट है, रिस्पेक्टिव लिमिट। ओपी और प्लेस ऑफ प्रॉफिट में अगर रेम्यूनरेशन 2.5 लाख से ज्यादा है, और अगर अंडर राइटिंग के केस में 1% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा है, तो इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, इन सब चीजों को लिमिट के ऊपर जाता हुआ बोलेंगे। सर हर जगह मोर देन इक्वल टू है, बस नेट रेम्यूनरेशन में मोर देन है और नेटवर्थ में मोर देन 1% है, लास्ट वाला हर जगह मोर देन इक्वल टू है, बस नेट रेम्यूनरेशन में मोर देन 2.5 लाख है, इक्वल टू नहीं है, और अंडर राइटिंग में मोर देन 1% है, इक्वल टू नहीं है। बस ये लिमिट है सर। अब अगर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो लिमिट के ऊपर जा रहा है ना, तो आपको शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट अदरवाइज बोर्ड का अप्रूवल तो लेना ही पड़ता है। सर शेयर होल्डर का अप्रूवल किस तरीके से लोगे, लॉ ने बोला ओआर पास करके ले लेना। सर सबसे पहले बोर्ड के अप्रूवल की बात करते हैं। बोर्ड का अप्रूवल आपको मेजॉरिटी अप्रूवल लगेगा, पर सर बोर्ड का अप्रूवल लेने के लिए ना आपको एजेंडा भेजना इस बार जरूरी है। एजेंडा में आप बहुत सारी चीजें बताओगे, जैसे कि रिलेटेड पार्टी कौन है, उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्या टर्म्स है, ये सारी चीजें आपको बोर्ड को उनके एजेंडा में बतानी पड़ेगी ताकि वो आकर के रेजोल्यूशन पास कर सके। सर क्या बोर्ड के मीटिंग में इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट करेंगे? ना जी ना, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं करेंगे, हमको पता है। बोर्ड का अप्रूवल कभी भी लगेगा क्या? हाँ, लिमिट के अंदर हो या लिमिट के बाहर हो, अगर 188 वाला आरपीटी है तो आपको बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। उसके बाद सर दूसरा क्या, आपको स्पेशल ओआर लगेगा कि एसआर लगेगा? सर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। वैसे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी हम क्या लगा के मानेंगे, ओआर लगा के मानेंगे, एसआर नहीं चाहिए हमको। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए वापस से आपको मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा, जिसमें आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें अटैच करोगे। क्या अटैच करोगे, कौन है रिलेटेड पार्टी, क्या ट्रांजैक्शन है, ये सारी बहुत सारी चीजें आप मेंशन करोगे। पर सर आपको जो ओआर पास करना है ना, ओआर पास करने की भी जरूरत नहीं है 3 केसेस में। ओआर कौन से 3 केसेस में पास करने की जरूरत नहीं है सर? अगर होल्डिंग कंपनी का और होल्डी ओन सब्सिडरी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, होल्डिंग और होल्डी ओन सब्सिडरी का, या अगर एक गवर्नमेंट कंपनी का दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिसने सीजी या एसजी का अप्रूवल ले लिया है, तो उसको भी क्या नहीं पास करना पड़ेगा, ओआर। आपको याद करने की बात बस इतनी बताऊंगा कि होल्डिंग और होल्डी ओन सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो आपको ओआर पास करने की जरूरत नहीं है, आपको ओआर पास करने की जरूरत नहीं है। सर आप समझे क्या? अरे बोलो मालिक, समझे क्या?
हाँ सर, उसके बाद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग आपने बुलाया ना, तो मीटिंग में हर वो मेंबर जो रिलेटेड पार्टी भी है ना, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पार्टी, वो मेंबर भी वोट नहीं करेगा। पर सर वो मेंबर भी वोट कर लेगा, मतलब सर एक तरह से ये समझ लो इंटरेस्टेड मेंबर नहीं वोट करेगा, पर सर वो भी वोट कर लेगा अगर टोटल मेंबर्स जो है ना, नंबर में जितने टोटल मेंबर है उसका 90% या उससे ज्यादा या तो प्रमोटर के रिलेटिव है, या तो प्रमोटर के रिलेटिव है, या फिर क्या है, या तो प्रमोटर के रिलेटिव है, या फिर वो क्या है, वो खुद रिलेटेड पार्टी है। 90% या उससे ज्यादा, तो लॉ ने बोला अगर 90% से ज्यादा नंबर में मेंबर्स जो है वो इंटरेस्टेड है, तो उनको वोटिंग करने से रोक के क्या ही मिलेगा, तुम उनको रोक नहीं सकते। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन है ना, कि 90 की रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगा, और अगर रिलेटेड पार्टी 90% से ज्यादा है तो वोट कर लेगा। इसके भी तीन एक्सेप्शन है सर। क्या तीन एक्सेप्शन है, पढ़ो। पहला प्राइवेट कंपनी हो गया, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी होगा। ये तीनों कंपनी को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तुमको ज्यादा भारी लग रहा है तो इसको काट दो, ऊपर वाला ये 2 पॉइंट कम से कम याद कर लो कि मेंबर जो रिलेटेड पार्टी है ना वो वोट नहीं करेगा। पर अगर 90% से ज्यादा मेंबर जो है ना, 90% इन नंबर, वो अगर प्रमोटर के रिलेटिव है या रिलेटेड पार्टी है, तो वो लोग वोट फिर सब लोग मिलकर के वोट करेंगे। अब सर सुनो, कभी कभी क्या होता है, अगर एक कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया और उसको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए था या शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए था, तुमने नहीं लिया और ट्रांजैक्शन में एंटर कर लिया, तो आप 3 महीने के अंदर रेटिफाई करवा सकते हो। कौन रेटिफाई करेगा सर, या तो बोर्ड या फिर शेयर होल्डर। दूसरा, रेटिफाई करवाने के, अगर रेटिफाई नहीं करवाया तो वॉइडेबल हो जाएगा। कौन वॉइड करेगा, जिसका अप्रूवल नहीं लिया वो वॉइड कर सकता है। और तीसरा, आप डायरेक्टर को यह भी बोल सकते हो इंडेमनीफाई कर। इंडेमनीफाई मतलब अगर कंपनी का कोई नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान कॉम्पेंसेट करवा सकते हो, और डायरेक्टर के ऊपर प्रोसीडिंग्स भी शुरू करवा सकते हो फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस। जो लॉस हुआ है उसका पैसा खींचने के लिए आप उसके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हो। और सर सुनो, अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना बेटा, तो आपको भर भर के डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और साथ में जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि हम क्यों रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पर बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सर इतना पढ़ने के बाद क्या बोले पता है, ये लोग बोलते हैं कि 188 जो है ना, ये अप्रूवल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर, अगर बेटा आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो आर्म्स लेंथ प्राइस पे, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पूरा का पूरा 188 एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा इन्होंने लिख दिया सर। और लास्ट में कॉन्ट्रावेंशन है सर। कॉन्ट्रावेंशन के बारे में क्या लिखा है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो लिस्टेड कंपनी के केस में 25 लाख का, और अनलिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगता है। 25 लाख और 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगता है। सर याद कर लोगे ना? हाँ सर याद कर लेंगे सर। मैंने आपको पूरा रिलेटेड पार्टी का प्रोविजन समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सर एक बार चैट पे जरा कमेंट पे हाँ बोल दो, समझ आया क्या? एक बार जरा जाग जाओ बच्चों, समझ आया क्या? एक बार जरा जाग जाओ बच्चों, समझ आया क्या? हाँ कि नहीं बोल दो बच्चों, तुम लोग हो कि नहीं मेरे साथ, समझ आया कि नहीं? जोर से बोलो हाँ या नहीं। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, 188 के बाद 187 बचा है, 189, 190, 191, 192, 193। देखो 191 में अभी करवाऊंगा नहीं, मैं आपको 202 के साथ उसका रिवीजन करवा दूंगा। 193 में आपको करवाऊंगा नहीं क्योंकि 1% कंपनी का है, तुम लोग खुद पढ़ लोगे। अब मैं सर आपको 187, 189, 190 और 192 करवा देता हूं। सर 187 क्या है, मेरी बात सुनो सर। 187 क्या है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। 187 कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो खुद के नाम पे होल्ड करेगा कंपनी, किसी और के नाम पे होल्ड नहीं करेगा। सर आपको पता है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है और चीजें होल्ड कर सकता है। वो अपने किसी डायरेक्टर या मेंबर के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। सर यहां पे जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ सिक्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट नहीं, इसमें असेट्स वगैरह भी आ जाते हैं। जब 186 में आपने इन्वेस्टमेंट कहा था, वो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वाला था। 187 में जो इन्वेस्टमेंट है, असेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी हो गया, वो भी आ जाता है। ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड इन प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज और असेट विल बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। पर सर कभी कभी क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी को अपनी होल्डी ओन सब्सिडरी बना रहे हो, तो उसमें एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स को मीट करने के लिए आप एक एक शेयर देकर के कुछ लोगों को नॉमिनी बना लेते हो, तो उस समय शेयर आपके नाम पे नहीं होते, नॉमिनी के नाम पे होते हैं, और वो अलाउड हो जाता है। पर सर ये जो आपने प्रोविजन बताया ना कि अपने नाम पे होल्ड करोगे, किसी और के नाम पे नहीं, उसके 4 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, अगर आप उसको किसी बैंकर के नाम पे होल्ड कर रहे हो डिविडेंड के कलेक्शन के लिए, या फिर अगर आप उसको किसी बैंकर के नाम पे होल्ड कर रहे हो शेयर्स को ट्रांसफर करवाने के लिए, तो फिर वो भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रांसफर नहीं हुआ ना बेटा, तो 6 महीने में नाम जो है वापस
किसके नाम पे दे देना, शेयर कंपनी के नाम पे दे देना। और तीसरा सर, अगर आप उसको एज अ सिक्योरिटी दे रखे हो फॉर अ रीपेमेंट ऑफ लोन या परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, आपने बोला एज अ सिक्योरिटी दे रखा है उसको किसी बैंकर को या किसी भी पर्सन को, तो लॉ कहता है वो भी चलता है। और चौथा, अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिपॉजिटरी के नाम पे होल्ड कर रहे हो इन केस वेयर द कंपनी इज बेनिफिशियल ओनर, मतलब अगर आप एक बेनिफिशियल ओनर हो और अगर आप डिपॉजिटरी के नाम पे होल्ड कर रहे हो ना, तो लॉ ने बोला चलता है, क्योंकि डीमैट में तो ऐसा ही होता है। तो सर अगर आप डिविडेंड के लिए किसी को दे रखे हो, ट्रांसफर के लिए किसी को दे रखे हो, या फिर अगर आप सिक्योरिटी के तौर पे दे रखे हो, या अगर आप डिपॉजिटरी के नाम पे होल्ड करते हो, तो लॉ कहता है चलता है। अब सर जब भी एक कंपनी अपने नाम पे नहीं किसी और के नाम पे शेयर होल्ड करेगा ना, या इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। वो रजिस्टर मेंटेन करेगा इन द फॉर्म MBP3, उसमें आप सारा डिटेल डालोगे एंड इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। सर यहां पे आप सारा एंट्री डालोगे क्रोनोलॉजिकली, और उसके साथ ये भी बताओगे कौन सा इंसान होल्ड कर रहा है, उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है और रीजन क्या है जो हम नहीं होल्ड कर रहे हैं और वो होल्ड कर रहा है। सर ये सारे एंट्री ऑथेंटिकेट करेगा CS या जिसको ऑथराइज किया, वो अपने कस्टडी में रखेगा और इसको परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा। सर ये सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन का पेनल्टी है, OID को 50,000 और कंपनी को 5 लाख। OID को 50,000 और कंपनी को 5 लाख। सर बहुत बेसिक सेक्शन है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, पर ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आ सकता, एग्जाम में जरूर आ सकता है। इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे होल्ड करना, 5 एक्सेप्शन है याद करो तो। पहला, अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए नॉमिनी अपॉइंट करते हो जो ऊपर यहां पे लिखा है, और उसके बाद 4 ही एक्सेप्शन, डिविडेंड के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, और अगर आपने एज अ सिक्योरिटी दे रखा है, या फिर अगर आपने उसको क्या कर रखा है, डिपॉजिटरी को दे रखा है, डिपॉजिटरी के नाम पे ले रखा है, तो वो भी चलता है। उसके बाद सर सेक्शन 189 पे आ जाओ। सर सेक्शन 189 क्या कहता है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सर बहुत बेसिक सी बातें, आराम से सुन लो। सर एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें आप सारे कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बताओगे, 184(2) वाले और 188 वाले। 184(2) वाले मतलब क्या, जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाला है, और 188 वाला मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला। सर ये जो रजिस्टर आप मेंटेन करोगे ना, MBP4 में करोगे। सर MBP1 क्या था, जनरल डिस्क्लोजर। MBP2 क्या था, मेरे को क्लिक नहीं कर रहे, मेरे को क्लिक नहीं कर रहे, क्या था MBP2 बताओ फटाफट, मेरा मेरा दिमाग सनक गया, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, देखना मैं चाहता नहीं, मेरे को फटाफट बताओ। सर MBP2 था, MBP3 याद आएगा तो बता दूंगा। MBP3 जो आपने 187 में पढ़ा, और MBP4 जो आपने 189 में अभी आप पढ़ रहे हो। सर ये MBP4 में आप क्या क्या डालोगे, इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू विद द बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 184 और 188, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से अरेंजमेंट किया है। उसके अलावा सर कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन इन विच डायरेक्टर हैज इंटरेस्ट और कंसर्न, मतलब सर आपको सिर्फ वो कंपनीज का नाम बताना पड़ेगा जो 184 सबसेक्शन 1 में डायरेक्टर ने क्या किया है, डिस्क्लोज किया है। सर क्रोनोलॉजिकली एंट्री होगा, ऑथेंटिकेट होगा CS से, कस्टडी में रहेगा और परमानेंटली प्रिजर्व होगा। और कोई भी अगर ये मांगे ना, तो उसको फीस लेकर के 7 दिन के अंदर क्या करवा देना, अवेलेबल करवा देना, कोई भी अगर ये डॉक्यूमेंट को मांगे। पर सर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें ध्यान रखना, क्या क्या आता है। 182.42 वाला ट्रांजैक्शन आता है और 188 वाला ट्रांजैक्शन आता है। 184(2) वाला ट्रांजैक्शन आता है और 188 वाला ट्रांजैक्शन आता है। अब सर सुनो मेरी बात, कोई भी डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन है ना, 30 दिन के अंदर अंदर अपना 184 वाला इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा कंपनी को। यही पॉइंट मैंने 184 में भी लिख रखा है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा MBP1 में। सर ये जो आपका रजिस्टर है ना, इसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे, इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। सर आप इसको ना हर AGM में भी लेके जाओगे। सर ऊपर क्या रखा है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे, पर नीचे क्या लिखा है, आप इसको AGM में भी लेके जाओगे और इट विल रिमेन एक्सेसिबल टू द पर्सन हु हैज राइट टू इंस्पेक्ट अटेंड सच मीटिंग, मतलब आपके हर मेंबर के लिए क्या रहेगा, ये अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। सर ये जो प्रोविजन है ना, इसमें 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट आप मत डालना। पहला, अगर कोई सेल परचेज सप्लाई गुड मटेरियल का हुआ है और अमाउंट 5 लाख से कम का है पूरे साल में मिला के, तो वो मत डालना। और दूसरा, अगर बैंकिंग कंपनी बिल्स का कलेक्शन कर रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो भी मत डालना। 2 कौन सा नहीं डालोगे, अगर साल में 5 लाख से कम हुआ है, और दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बैंकिंग कंपनी कलेक्शन फॉर बिल्स कर रही है। सर डायरेक्टर को पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए तक का। सर ये सेक्शन 8 वाला प्रोविजन आप पढ़ लेना। और सर हमारा लास्ट सेक्शन फॉर द डे, सेकंड लास्ट एक्चुअली 192 है ना, बहुत बड़ा। सर लास्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 190 क्या कहता है, सर आपको अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, सर 2 बड़े डायरेक्टर की बात करें, MD और WTD, ये दोनों डायरेक्टर के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर कर रहे हो ना, या फिर कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए और उसका कॉपी होना चाहिए। पर अगर राइटिंग में नहीं है ना, तो आप उसका एक रिटन मेमोरेंडम बनाओ जिसमें आप सारे की टर्म्स लिखोगे। अब सर ये जो आपका रजिस्टर है ना, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे और इसको ना ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखोगे विदाउट एनी फीस। आज मैं अगर रिलायंस का जाकर के रिलायंस और उसके MD का अग्रीमेंट देखना चाहूं ना, तो मैं देख सकता हूं बिना किसी फीस के, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा होगा। पर अगर नहीं रखा होगा ना, तो 25,000 कंपनी को देना पड़ेगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 देना पड़ेगा। मतलब सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर है आपका
एमडी या डब्ल्यूटीडी के साथ इट शुड बी इन राइटिंग और कॉपी होगा उसका। पर अगर राइटिंग नहीं है तो आप रिटन मेमोरेंडम बनाओगे उसका और रिटन मेमोरेंडम में लिख करके रखोगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर 191 हम अगले सेक्शन अगले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, सेक्शन 202 के साथ। पर अब सर लास्ट सेक्शन फॉर द डे सर, अगर आप लोगों को रिवीजन पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इसको बहुत रीच देना, ताकि वही मेरा मोटिवेशन रहे और वही आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलता रहे। सर मेरी बात सुनो, सेक्शन लास्ट सेक्शन फॉर द डे सेक्शन 192। सेक्शन 192 टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सर अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कंपनी को पैसे कैश के अलावा कुछ आ रहा है या कैश के अलावा कुछ जा रहा है, मतलब असेट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो सर उस तरह का अरेंजमेंट में एंटर करना जहां पे नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय व्हिच डायरेक्टर ऑफ द कैश और पर्सन एसोसिएटेड विद हिम acquires asset from the company for consideration other than cash। डायरेक्टर ऑफ कैश को कंपनी से असेट मिल रहा है या फिर कंपनी acquires asset from such person for consideration other than cash। सर असेट या तो कंपनी को मिल रहा है या कैश के डायरेक्टर को मिल रहा है और कंसिडरेशन जो है अदर देन कैश है, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। आपको इसका लॉजिक मैंने समझाया था, क्यों प्रायर अप्रूवल लेना पड़ रहा है, क्यों ये ट्रांजैक्शन को हम पकड़ रहे हैं। पर सर सुनो, अगर ये तो बात सुनो, अगर आप डायरेक्टर जो है ना वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो रेजोल्यूशन जो है ना होल्डिंग कंपनी के जनरल मीटिंग में भी पास होगा। मतलब अगर मैं अपने एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर से कर रहा हूं तो मैं तो अपने कंपनी में जनरल मीटिंग में पास करूंगा अप्रूवल। पर अगर मैं अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं ना तो होल्डिंग कंपनी में भी क्या होगा, अप्रूवल होगा। सर सब्सिडरी कंपनी में क्यों नहीं होगा, ये मैंने आपको लॉजिक समझाया था क्लास में। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, सर नोटिस आपको जनरल मीटिंग में भेजना पड़ेगा जिसमें आपको सारे डिटेल्स बताने पड़ेंगे कि क्या पर्टिकुलर से क्या क्या वैल्यू है और सारा चीज बताना पड़ेगा। पर सर सुनो मेरी बात, अगर आपने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिए बिना जनरल मीटिंग में ओआर पास किए बिना अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया तो ये वॉइडेबल ट्रांजैक्शन होगा। सर वॉइडेबल कौन करेगा इसको, वॉइडेबल शेयर होल्डर करेंगे। अनलेस दो केस में सर ये वॉइडेबल नहीं हो सकता। पहला केस जहां रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। सर रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है मतलब जो सब्जेक्ट मैटर था, जो असेट था, वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसका रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, तो सर वॉइडेबल नहीं होगा। क्या कहा मैंने, वेयर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द मनी और द अदर कंसिडरेशन विच इज द subject matter of the arrangement is no longer possible and the company has been indemnified by the person for any loss or damage। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने जो असेट ट्रांसफर किया था वो असेट अभी पूरा डिमोलिश हो गया, प्रॉपर्टी पूरी डिमोलिश हो गई, तो अब तुम रेस्टिट्यूशन कैसे करोगे। अब तुम बस ये ध्यान रखो इंडेमनिफिकेशन हो जाए, मतलब कंपनी का जो भी नुकसान हुआ वो उसको कंसर्न पर्सन ने इंडेमनिफाई कर दिया। या फिर दूसरा, एनी राइट्स अक्वायर्ड बोनाफाइड फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन बाय एनी अदर पर्सन। मतलब हमने डायरेक्टर को असेट दिया था और वो डायरेक्टर ने वो असेट किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, तो थर्ड पर्सन ने क्या किया, गुड फेथ में अक्वायर किया और उसको क्या मिल गया, उसको विदाउट नोटिस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन उसको क्या मिल गया, राइट्स मिल गया उस असेट का। तो अब जब उसको एक बार राइट्स मिल गया है ना तो आप उससे वापस छीन नहीं सकते। सर ये आपका सेक्शन 192 था। 193 सर आप पढ़ लेना, 1% कंपनी के बारे में बच्चों वाला प्रोविजन है, और 191 में आपको अगले रिविजन में रिवाइज करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो अगला रिविजन जल्दी से जल्दी आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बता जरूर देना, और मैं मिलता हूं आपसे अगले रिविजन में। Until then guys, take care, have a very productive day, bye bye, good night, see you, खुदा हाफिज।